हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बहुत ही क्विकली समझते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको हर चीज़ बहुत डिटेल से मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो आपकी क्लास 12th की है वो आपको वन शॉट में यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए तो यहाँ पर हम करते हैं शुरू हमारे चैप्टर को। आगे बढ़े क्या? चलिए आप पढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट चैप्टर जो आपका क्या है, फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्या चैप्टर है भैया? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम बाइपोलैरिटी का मतलब समझते हैं। तो बाइपोलैरिटी का मतलब यहाँ पे समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे समझानी पड़ेंगी, जिन चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ, फिर हमें बिल्कुल क्विकली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई हो क्या रहा है, मतलब क्या है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी। क्या था भैया? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कब खत्म होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपकी खत्म होती है 1945 में। ठीक है, कौन जीतता है? तो दो पावर के बीच में होती है, एक है आपका एक्सिस और एक है आपका अलाइज, इनके बीच में होती है। जीतता कौन है? तो यहाँ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के विनर हैं आपकी एलाइज पावर। ठीक है, एलाइज पावर में कौन कौन होता है समझते जाइएगा बिल्कुल क्लियरली, बहुत मजा आएगा आपको। एलाइज पावर में है आपका यूके, ठीक है, एलाइज पावर में है आपका फ्रांस, और क्या है भैया? और है आपका यूएसएसआर, और क्या है आपका? और है आपका यूएसए। ठीक है, ये यहाँ पर जीत जाते हैं। तो एलाइज पावर जीत गई। एलाइज पावर के पास क्या है? बहुत सारी पावर है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है 1945 में, तो देखो वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसका मतलब क्या है कि जान मान हानि बहुत कुछ होगा इस लड़ाई में, होगा कि नहीं होगा? तो जब इतनी सारी चीजें इस लड़ाई में होने वाली हैं, तो सबके पास जो रिसोर्स जो जीते हैं ना, उनकी रिसोर्सेज भी एक तरीके से खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर जिनके पास पूरे रिसोर्स बची थी ना, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही पावर थी जो भैया जिनका दबदबा था। ये था पूरा वर्ल्ड दो पावर में बढ़ गया था। एक साइड यूएस था और एक साइड यूएसएसआर था। इनके पास ही सब कुछ था। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर क्या कहते खत्म हुई, तो इसके बाद इन्होंने जर्मनी को भी आधा आधा बांट दिया था। जो बर्लिन वाला जो जर्मनी की कैपिटल थी वो भी तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। चलो इसको समझते हैं। यूएसएसआर क्या है आपका? यूएसएसआर जो है वो बिलीव करता था किसमें? आपका एक तरीके आज का जो रशिया है ना, आज का रशिया मिला लो और इसमें बहुत सारी यूरोप की और आपकी एशिया की कंट्री ऐड कर दोगे तो उस समय का यूएसएसआर कंट्री बन जाएगी। यूएसएसआर है आपकी कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब क्या है? देखो दो आइडियोलॉजी होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है कम्युनिस्ट। भैया कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? दो बिलीव इन पैसे मेकिंग, भैया प्रॉफिट मेकिंग में, बिल्कुल पैसे, प्राइवेटाइजेशन ही होगा सब कुछ। कम्युनिस्ट कौन होते हैं? जो बिलीव करते हैं कि यहाँ पर सब में बराबर बटेंगी चीजें, ठीक है, इक्वालिटी होगी, सोशल वेलफेयर होगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिट में होते हैं। तो यूएस किसमें बिलीवर करता है भैया? ये है कैपिटलिस्ट, हार्ड कोर कैपिटलिस्ट। तो पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पावर में। एक वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको क्या समझा था, जिसको यूएसएसआर हैंडल कर रहा था, और ईस्टर्न वर्ल्ड जिसको यूएसएसआर हैंडल कर रहा था। ठीक है, तो आपका यूएस हैंडल कर रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड हम इसको कह देते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड में क्या क्या चीजें आएंगी। यूएसएसआर का कौन सा था भैया? इसमें हम सेकेंड वर्ल्ड इसको कहते हैं। तो ये क्या है? ये है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और ये क्या है? ये है आपकी पूरी तरीके से कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें? तो यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर की बात हो रही है कि पूरा वर्ल्ड क्या बन गया था? बायपोलर हो गया था। बायपोलर, तो यहाँ कंपटीशन शुरू हो गया था कि भाई अभी एक वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक ही टीम के जो लोग हैं, यूएस और यूएसएसआर, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में एक बहुत बड़ी टसल और लड़ाई, कंपटीशन की लड़ाई एक मिनट इनमें शुरू होती है। तो वर्ल्ड किस में बढ़ जाता है? यूएस और यूएसएसआर में। मतलब कि क्या बन जाता है? बायपोलर वर्ल्ड बन जाता है। तो अब ये दोनों ही पूरे वर्ल्ड में अपना वर्चस्व क्या करेंगे? फैलाना शुरू करेंगे। तो यूएस भी क्या करेगा? बहुत सारी कंट्रीज को अपने कब्जे में करता चला जाएगा। यूएसएसआर भी अब बहुत सारी कंट्री को करेगा। तो यूएस ने और यूएसएसआर ने एक मिलिट्री पैक्ट बनाया है। मिलिट्री पैक्ट या मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री आपकी मिलिट्री अलायंस को साइन करेगी तो वो क्या हो जाएगी? वो आपके या तो यूएस के अंदर आ जाएगी या यूएसएसआर के अंडर आ जाएगी। अगर वो यूएस के अंडर है तो अगर उस पे यूएसएसआर या कोई भी बाहर की कंट्री अटैक करती है तो वो यूएस पे अटैक माना जाएगा, तो यूएस उसको प्रोटेक्ट करेगा। यूएसएसआर के अंदर है तो यूएसएसआर उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो मिलिट्री अलायंस इन्होंने बना लिया था, जिसके थ्रू ये पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में लेते चले आते, मतलब कौन कितनी कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लेगा। तो यहां यूएस ने बनाया नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? नेटो का मतलब है कि एक तरीके से ये ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा अग्रीमेंट है जिससे आप यूएस के मिलिट्री में क्या बन गए? पार्टनर बन गए, मतलब एक अलायंस बना लिया अपने यूएस के साथ में। और यहाँ यूएसएसआर ने क्या बनाया था? वॉर्सो पैक्ट।
मतलब अब जिसने भी वार्सो पैक्ट साइन किया वो यूएसएसआर के साथ है, जिसने नाटो साइन किया वो यूएस के साथ है। तो जितनी भी वेस्टर्न आपकी यूरोपियन कंट्री थी, क्योंकि यूएस ने वेस्ट पार्ट को कब्जा किया, वेस्टर्न वर्ल्ड ना, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब यूएस की बात हम कर रहे हैं, और जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी आपकी, उन्होंने इसको साइन किया। तो ये बन गया फर्स्ट वर्ल्ड, इसको हम क्या कहते थे, फर्स्ट वर्ल्ड। और यूएसएसआर को जिसने ज्वाइन किया वो कैसी थी आपकी, ईस्टर्न, क्योंकि यूएस में ईस्टर्न पार्ट आता है। तो ईस्टर्न, देखो अफ्रीका की, एशिया की बात नहीं करेंगे तो भाई ये तो सिर्फ कॉलोनीज हुआ करती थी। तो यहाँ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने साइन किया, तो ये बन गया आपका सेकेंड वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया दो वर्ल्ड में, दो पोल में डिवाइड हो गई थी, जिसको हमने क्या कहा, बायपोलैरिटी। तो बायपोलैरिटी यहां पर हो गई थी। और ये जो लड़ाई थी ना, ये देखो अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है सेकेंड, तो कोई भी खून खराबे शोर शराबे की ये बिल्कुल भी लड़ाई नहीं थी। ये जो लड़ाई थी वो सिंपल सी कॉम्पिटिशन की लड़ाई थी कि हम आर्म रेस करेंगे तुमसे, हम वेपन में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, हम मिलिट्री में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, हम एक तरीके से अब बहुत सारी कंट्रीज को अपने अंदर ले लेंगे। तो इसको कहा गया कोल्ड वॉर। ये क्या बन गई, कोल्ड वॉर। के 1945 समथिंग में आपकी कोल्ड वॉर, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 46-47 के दौरान आपकी फुल लेजेंड कोल्ड वॉर शुरू हो गई। और कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड और आपका सेकेंड वर्ल्ड के बीच में ये शुरू हो गई। ठीक है, यूएस क्या था, यूएसए का नाटो था, और यूएसएसआर का क्या था, यहाँ पे वार्सो पैक्ट था। यहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हो गई और बायपोलर वर्ल्ड था। अब इनमें से ये जो वॉर शुरू हुई, एक हारेगा, एक हार गया, सपोज इन दोनों में से एक आ गया, तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो जाएगी और क्या हो जाएगी, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। कि बायपोलैरिटी का क्या हो गया, एंड यहां पर हो गया। तो कौन हारता है भैया, यहां पे यूएसएसआर हार जाता है। देखो कितना भी अच्छा हो, मैं कह रही हूं यूएसएसआर उस समय बहुत स्ट्रांग था। देखो यूएसए कैपिटलिस्ट था, जो प्राइवेटाइजेशन में बिलीव करते हैं ना, उनको कोई वैसे हरा नहीं सकता, क्योंकि उनसे पैसे कोई नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वही वो पैसे में, पावर में, सब में हो गए। लेकिन यूएसएसआर ने एक टफ कंपटीशन दिया। लेकिन यूएसएसआर क्या है ना, यूएस से होड़ करने के चक्कर में जितनी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी सब बर्बाद करके बैठ गया। और क्या हो गया, यूएसएसआर टूट गया। जितनी बड़ी कंट्री थी ना सब टूट गई, वार्सो पैक्ट टूट गया, यूएसएसआर टूट गया और एंड ऑफ बायपोलैरिटी यहाँ पे हो गया। आई होप सो कि ये जो चैप्टर कि आपको जो समरी मैंने दी है वो आपको यहाँ पे समझ में आई हो। चलिए थोड़ी सी चीजें हम इससे यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एंड ऑफ बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब क्या है कि भैया दो पावर में पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। ठीक है, यूएस का भी एक पूरा वेस्टर्न ब्लॉक बना लिया था जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं, यूएसएसआर का जो ब्लॉक था उसको ईस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। और यही यहाँ पर इन दोनों के बीच यूएस वर्सेस क्या हुआ, यूएसएसआर हो गया। कोल्ड वॉर छिड़ गई 1945 से लेकर 91 तक, और 91 में यूएसएसआर क्या बन गया, यूएसएसआर आपका टूट गया। तो जब एक टीम ही हार गई तो लड़ाई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे लड़ाई क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं तो यूएसएसआर क्या है, देखो यूएस तो तुमको पता है आज भी वो कंट्री है, लेकिन यूएसएसआर खत्म हो चुका है। तो यूएसएसआर है क्या, यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मतलब एक यूनियन कैसी कंट्रीज की जो सोशलिस्ट है अपने आप में, जो किस में बिलीव करते हैं, वो जो प्रॉफिट मेकिंग में बिलीव नहीं करते हैं, जो वॉरफेयर में बिलीव करते हैं कि भैया क्या करना चाहिए, वेलफेयर करना चाहिए, यहाँ पे सॉरी वेलफेयर में जो बिलीव करते हैं। तो अगर मैं यूएसएसआर की बात करूँ तो देखो बड़ी सिंपल वे में ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले क्या था, रशियन एम्पायर था। बस इतनी स्टोरी याद रख लेना, बस रशियन एम्पायर था। क्या था, रशियन एम्पायर था, जिसके राजा कौन थे, जिसके यहाँ पर आपके राजा थे जार निकोलस सेकंड। ठीक है, एक बार मैं इसको और अच्छे से बना देती हूँ, बिल्कुल दिमाग में क्या होना चाहिए, घुसनी चाहिए आपको चीज है। ठीक है, अभी बिल्कुल हमें बुक्स नहीं, हमें बस चीजों को अपने दिमाग में, क्योंकि क्विक समरी है तो मैं चीजें आपके में ज्यादा से ज्यादा दिमाग में यहाँ पे घुसाना चाहती हूँ। तो चलिए इसको यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे था रशियन एम्पायर। ठीक है, क्या था आपका, रशियन एम्पायर था, जिसके राजा कौन थे, जिसके राजा थे आपके जार निकोलस सेकेंड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या मिल जाता है मुझे, यहाँ मिल जाता है मुझे, देखो फिर से रिपीट करेंगे, रशियन एम्पायर। ठीक है, रशियन एम्पायर था जिसके राजा थे आपके जार, कौन थे, जार कहा जाता है वहां के, जार निकोलस सेकेंड। ठीक है, यहां का राजा था। यहां क्या हो जाता है, एक रिवॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है। मतलब कि राजा है, मोनार्की को लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मोनार्की के खिलाफ क्या हो जाता है, रिवॉल्यूशन कर देते, क्रांति छेड़ देते सोशलिस्ट के, हमको तो सोशलिज्म चाहिए, सोशलिज्म चाहिए। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है 1917 में। किसके अंडर होता है, लीडर कौन होता है, तो यहाँ पे होते हैं आपके व्लादिमीर लेनिन। याद रखना, व्लादिमीर लेनिन के अंदर हो जाता है। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है
यूएसएसआर। तो यूएसएसआर कैसे बना? यूएसएसआर बना, रशियन एम्पायर था बहुत बड़ा, वहाँ के जार निकोलस सेकंड थे, वहाँ पे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ और यूएसएसआर बन गया। यूएसएसआर का मतलब क्या है? यूएसएसआर का मतलब है रशिया, करंट रशिया, जितनी हमारी सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज, और उसके अलावा एस्टोनिया जो यूरोप की कंट्री है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये सारी कंट्रीज मिला के आपका क्या था? यूएसएसआर यहाँ पर था। यूएसएसआर का फॉर्मेशन किस बेसिस पे हुआ कि ये क्या होगा, ये सोशलिज्म में बिलीव करेगा, मतलब नो प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिंग। अगर 50 रुपए है तो सबकी इनकम 50 रुपए ही होनी चाहिए, सबकी इनकम सोर्स, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई झंझट, कोई चीज होगी ही नहीं। और ये किस में बिलीव करने वाले थे? इगैलिटेरियन सोसाइटी में। और जैसे ही, और यहाँ पे जो लेनिन था, लेनिन की पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, जैसे यूएसएसआर बना वो किसमें एकदम कन्वर्ट हो गई? कम्युनिस्ट पार्टी में। तो सिर्फ एक चीज जो यहाँ पे बहुत खराब थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा यहाँ पर क्या था? जोर था, मतलब पूरे यूएसएसआर पे कब्जा किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी का था। कौन करेगा यहाँ पे सारी चीजें? कम्युनिस्ट पार्टी करेंगी। तो यहाँ पे क्या, शुरुआत में यूएसएसआर बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाता है? अमीर हो जाता है, बिल्कुल यूएस के टक्कर में आपको यूएसएसआर क्या दिखता है? यहाँ पर दिखता है। लेकिन जैसे ही आपका यूएसएसआर आता है उस समय यूएस के टक्कर में होता है, तो जितनी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री होती है ना, वो बहुत ज्यादा कम्युनिज्म से क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। और वो क्या कर देती है? वॉरशो पैक्ट को यहाँ पर साइन कर लेती हैं। जब वो वॉरशो पैक्ट को साइन कर लेती हैं तो क्या हो जाता है? वो यूएसएसआर का पार्ट बनाते हैं। तो ये सब के भैया यूएसएसआर प्लस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने मिलकर क्या बना लिया? सेकंड वर्ल्ड बना लिया। तो यहाँ बात करें तो क्या होता है? कहीं रशियन रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ जारिस्ट मुनार्की रहती है, ठीक है। फिर 1917 में ये वीक होना शुरू होती है, यहाँ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होगा, जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की बोल्शेविक पार्टी करती है व्लादिमीर लेनिन के अंदर, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाता है? यूएसएसआर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। जैसे ही यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या चीज हो जाती है? यहाँ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी आ जाती है, मतलब कि सब कुछ किसके कंट्रोल होगा? स्टेट ओन्ड होगा। यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही आपका यूएसएसआर का फॉर्मेशन हो गया, यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, मतलब सबको सोशलिज्म होगा, तो सब कुछ स्टेट ओन्ड हो जाता है। सब किसका होगा? सेंट्रल इकोनॉमी के, स्टेट के अंदर होगा। जितना भी पॉलिटिकल प्लान्स होंगे, जितने भी, अगर कोई भी पार्टी होगी वो सब क्या हो जाएगी? बैन हो जाएगी। कोई भी सेंसरशिप लग गई, और सब किसके कंट्रोल में? सिर्फ एक ही पार्टी है जिसके कंट्रोल में ये सारी चीज चल रही है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। सब कम्युनिस्ट पार्टी है व्लादिमीर लेनिन की, उसके अंदर ये सारी चीजें हो रही है। और यही है जिन्होंने 5 ईयर प्लान, जो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान थे ना, पंचवर्षीय योजना, यह यूएसएसआर से ही आई हुई है। तो यूएसएसआर एक सुपर पावर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका एक्सपेंशन कहां तक होता है? यूएसएसआर प्लस आपका ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री तक इसका पूरा का पूरा एक्सपेंशन अपन को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर मेजर लीडर की बात करूं तो कौन कौन मेजर लीडर है? तो सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन आपको याद रखना है। बोल्शेविक पार्टी थी, वहां से फिर कम्युनिस्ट पार्टी में चेंज हो गया, सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब यूएसएसआर का कंट्रोल सिर्फ किसके हाथ में है? तो यूएसएसआर का कंट्रोल सिर्फ वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में, किसी को कुछ बोलने की वही नहीं है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने उसको ज्वाइन किया वॉरशो पैक्ट के थ्रू, उनको भी बोलने की कोई वो नहीं है। फिर आपका स्टालिन आता है, ठीक है। स्टालिन के बाद आपका यहाँ पे खुशरोचेन, आपको ये नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना, आपको लास्ट याद रखने हैं मिखाइल गोरबचे। तो यहाँ पे क्या है? व्लादिमीर लेनिन, फिर आपका स्टालिन, और उसके बाद कौन आते हैं? गोरबचे आते हैं। तो आपका जो व्लादिमीर लेनिन है या जोसेफ स्टालिन है, ये दोनों ही डिक्टेटर हैं बहुत बड़े वाले। इनके समय पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, सेंट्रलाइज इकोनॉमी हो गई थी। भाई यूएसएसआर में कोई चू चपड़ कुछ कर ही नहीं सकता है, 5 ईयर प्लान लेके आए, सब लेके आए। तो और सबसे ज्यादा ये है कि ये हेट करते थे कैपिटलिज्म को, मतलब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है आपका, यूएस है, और जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड है आपका, यूएस प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, नाटो वाली, सबको हेट करते कि कैपिटलिज्म होना ही नहीं चाहिए, एगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मिखाइल गोरबचे आए तो देखो जितनी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हो गई, सब हो गई। तो अभी तक इनने आजादी का स्वाद चखा नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होने लगती है, क्योंकि रिप्रेशन बहुत ज्यादा करता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा आपका रिप्रेशन मोड में कौन आ जाते हैं? आपका कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है, किसी की बात नहीं सुन रही, सब कुछ सेंट्रल में चल रहा है। तो ये भी दिक्कत हो रही है। दूसरी दिक्कत का कारण क्या है कि यूएसए से कंपटीशन के चक्कर में धीरे धीरे खुद की इकोनॉमी को ही बर्बाद करने लगे थे। तो इसीलिए यहाँ हेट्रेड बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा, जिसका एग्जांपल आपको पता है कि चैप्टर शुरुआत होता है बर्लिन वॉल टूटती है। तो बर्लिन क्या, जर्मनी की कैपिटल, आधा मिल गया था ईस्ट वाला पार्ट यूएसएसआर को और आधा मिल गया था यूएसए को।
तो यूएसए वाला पार्ट तो कैपिटलिस्ट था, बहुत रिच, बिल्कुल अमीर, और ये जो थे ना ईस्ट वाले, भाई एक ही सिटी और ये बहुत ज्यादा क्या हो गए, ये बहुत ज्यादा गरीब थे। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर लोगों ने इतना ज्यादा, लोगों को फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया 1991 के दौरान कि इन्होंने बर्लिन वॉल को ही क्या कर दिया, तोड़ मोड़ के तहस नहस यहाँ पर इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि भाई लेनिन के समय सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही गोरबचे आते हैं वो सोचते हैं यार थोड़ी सी रिफॉर्म करने की जरूरत है, हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। तो वो क्या लेके आते हैं, वो अपनी कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं, वो यूएस के साथ थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, और उसके अलावा वो क्या करते हैं, वो थोड़ा डेमोक्रेसी लेके आ जाते हैं। अब देखो, किसी ने पहले कभी खीर का स्वाद चखा नहीं था उसका, सही, एक बार आजादी का टेस्ट चख लिया, एक बार आपने स्वाद चख लिया, फिर जो आप किसी के अंदर आ नहीं सकते। तो ये जो कुछ रिफॉर्म लेके आते हैं, जैसे थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका इसको कहा जाता है, कि भैया जो मार्केट में थोड़ा बहुत प्राइवेट ओनरशिप लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्लैनोस्ट मतलब क्या होता है, ओपननेस लेके आते हैं, भाई लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, थोड़ा सेंसरशिप को रोकते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन लेके आते हैं कि भाई थोड़ा सा डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यूएस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह को, और उस समय थोड़े धीरे धीरे मूवमेंट चलने लगते हैं, लेकिन वो उस पर क्या नहीं देते, ध्यान नहीं देते। तो गोरबचे की रिफॉर्म की वजह से लोगों के अंदर ये समझ में आता है कि यार हम तो दब के रह रहे थे, हम अलग अलग रह सकते, तो लोग रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। तो गोरबचे को लोग जो हार्डलाइनर्स थे ना, यहाँ पे हार्डलाइनर्स ने कू भी कर दिया। हार्डलाइनर्स मतलब जो बिल्कुल कट्टरपंथी लोग थे आपके कम्युनिस्ट पार्टी के, इन्होंने कू भी कर दिया। कू का मतलब क्या है, तख्ता पलट के रातों रात ही बंदूक की नोक पे गोरबचे को हटा के दे, लेकिन तब तक लोगों को फ्रीडम का स्वाद क्या हो गया था, उन्होंने चख लिया था। तो अब लोग उसके अंदर रह ही नहीं सकते थे। तो क्या हो जाता है, 1991 के अंदर धीरे धीरे रशिया से लेकर हर जगह के, भाई येल्सिन रशिया में क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, धीरे धीरे हर कहीं पर रिवोल्ट हो जाता है। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, के जो यूएसएसआर है 1991 में वो क्यों टूटा, क्यों उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके पीछे कई सारे कारण थे जिसकी वजह से आपका यूएसएसआर यहाँ पर आपको टूटते हुए नजर आता है। पहला तो है पॉलिटिकल वीकनेस, क्योंकि ये जो वन पार्टी रूल चला था ना, कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें क्या थी, डेमोक्रेसी नहीं थी और करप्शन बहुत ज्यादा था, भाई वो किसी और की सुनते ही नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा, एक तो क्या है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आने लगा, डिसअपॉइंटमेंट होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस। यूएस से एक तरीके से कंपटीशन के चक्कर में इन्होंने अपने आप को इतना बर्बाद कर लिया कि एक तरीके से इन्होंने हर चीज को, नेक्स्ट क्या है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, कि यूएसए से कंपटीशन के चक्कर में इन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को बर्बाद कर लिया कि हर चीज में, एक तो सबसे पहले तो सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी की चलेगी ही नहीं, और मतलब एक ये चीज थी कि कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं कमा सकता, कि भाई एक जना 50 कमा रहा है, एक के पास बराबर लैंड है, तो सबसे पहले तो सारी जमीन किसकी है, स्टेट की है, और उसके बाद आप सिर्फ उस पर काम कर रहे हो, और फिर उसके बाद आते भाई यहाँ से तो लोगों का डिसअपॉइंटमेंट ही बहुत ज्यादा था, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसे ही गोरबचे रिफॉर्म लेके आया, लोगों के अंदर एक तरीके से क्या जाग गया कि हाँ हम आजाद हो सकते हैं, तो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर यहां पर जाग गई। और उसके अलावा जो कोल्ड वॉर का प्रेशर था, भाई यूएस बहुत ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ अभी है तो तब भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो एक यहां पर जो यूएसएसआर है वो उससे आमरेस नहीं कर पाया, कि भाई यूएसएसआर भी अपने आप को उतना ही ग्रो करना चाह रहा था, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं कर पाया। लास्ट भैया, अफगानिस्तान का इन्वेजन यूएसएसआर को नहीं करना चाहिए था, लेकिन यूएसएसआर ने तब भी किया, तो उसके बाद का कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। अब जैसे ही आपका यूएसएसआर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो कई सारे उसके परिणाम देखने को मिलते हैं कि भाई यूएसएसआर के टूटने से क्या हुआ। टूटने से पहली चीज तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गई कि नहीं हो गई, कि जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो हो गया खत्म। अब सिर्फ यूएस सोल पावर यहाँ पर क्या है, बचा हुआ है, सिर्फ यूएस की पावर आपको यहाँ पर दिखेगी और कोई पावरफुल नहीं है। तो जब यूएसएसआर टूटा तो उसके अंदर से कई सारी नई नई कंट्रीज निकली, क्या 15 इंडिपेंडेंट नेशन निकले, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, कितनी सारी कंट्रीज निकली। शिफ्ट टू कैपिटलिज्म, क्योंकि लोगों को सोशलिज्म नहीं अच्छा लग रहा था, उनको यूएस का कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा भा रहा था, तो क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। राइज ऑफ यूएस डोमिनेंस, यूएस का जो डोमिनेंस है, दबदबा है, धीरे धीरे वो क्या करने लगा, बढ़ने लगा। नाटो और ईयू का
बहुत ज्यादा एक्सेप्ट, क्योंकि अब वॉर्शो तो खत्म ही हो चुका है ना, वॉर्शो पे क्या बना, नेटो बहुत ज्यादा बड़ा, और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो गया था, आगे हम पढ़ेंगे। और रशिया की जो पावर थी बहुत ज्यादा वो वीक हो गई, और मल्टीपोलैरिटी मतलब बहुत सारी, चाइना, ईयू, इंडिया, ये भी आपका इन्फ्लुएंस लेने लगी। तो डिसइंटीग्रेशन से यूएसएसआर के कई सारे परिणाम यहाँ पर क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अब क्या रीजन थे भैया डिसइंटीग्रेशन के, अभी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से गोरबचे की रिफॉर्म, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल वीकनेस, कई सारी चीजें हैं जो यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका है शॉक थेरेपी। इसमें क्या है, देखो शॉक थेरेपी का मतलब क्या है, शॉक थेरेपी का मतलब ये है कि ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, कि भाई सोशलिज्म से सडन ट्रांजिशन। शॉक क्यों लगा, क्योंकि एकदम से, एक बात बताओ, एकदम से गरीब को आपने क्या कर दिया कि भाई उसके पास कुछ भी नहीं था, और एकदम से उसके पास बहुत सारी फेम आ जाती है ना, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा फेम आ जाती है, बहुत सारी चीजें आती है, तो उसको मैनेज नहीं कर पाता है। सेम यहां पर भी यही चीज हुई कि पहले आप कम्युनिस्ट थे, एकदम से आपने कैपिटलिज्म के बारे में आप ज्यादा जीरो जानते हो, तो एकदम से आपने चेंज किया, तो एकदम से शॉक लगा आपकी कंट्री को, सडन ट्रांजिशन हुआ कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में। तो क्या हुआ कि भैया जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री थी, अब रशिया में कितनी सारी आपकी पब्लिक इंडस्ट्रीज थी, वो एकदम से बंद हो गई, भैया पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, फूड शॉर्टेज आ गया, सब रोड पे आ गए, कैसे, तो ये सारी चीजें हुई यहां पर। तो क्या हुआ कि शॉक थेरेपी क्या, सडन जो आपका स्टेट इकोनॉमी में चेंज आया, मतलब कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जो बदलाव आया, इसके इंपैक्ट बहुत बुरे थे, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस आ गई एकदम से। शॉक थेरेपी में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन लेके आ गए, ठीक है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी ना, वो तक खत्म हो गई, फ्री मार्केट हो गया पूरा का पूरा। तो एकदम से जिन लोगों को गवर्नमेंट की आदत है हमेशा से, अब वो सब प्राइवेट हो जाएगा, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों का मतलब लोगों की अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि भैया अभी तक तो उनके पास पैसे ही नहीं थे, वो उतने में ही काम चला रहे थे। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो भैया बहुत ज्यादा बजट बढ़ गया, वेस्ट के साथ सब इंटीग्रेट हो गए, तो इसकी वजह से बहुत सारे नेशन भी क्या हो गए, एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए। बहुत पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि अब डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया, लेकिन ये वीक गवर्नेंस थी, क्योंकि एकदम से आपने चेंज किया है। तो जो जितनी भी आपकी सेंट्रल एशियन कंट्री थी ना, आज आप उसमें प्रेसिडेंट रूल देखते हो, प्रिंस वगैरह देखते हो, क्यों देखते हो, शुरुआत में तो जल्दी जल्दी डेमोक्रेसी कर ली, लेकिन डेमोक्रेसी का डी भी नहीं पता था, तो धीरे धीरे एंड अप इन्होंने कहा किया कि भैया एक इंसान ने ही रूल करना शुरू कर दिया, और जो एक तरीके से लोगों की हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा। तो शॉक थेरेपी मतलब सडन ट्रांजिशन, शॉक लगा यहां पर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे शॉक थेरेपी के, भैया इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो गया कि नहीं हो गया, सडन ट्रांजिशन के चक्कर में तुमने तो पूरा का पूरा यूएसएसआर ही डुबा दिया। ओलिगार्की का राइज, भैया पहले सिर्फ वन पार्टी रूल चला था, अब क्या है, मल्टी पार्टी रूल चलने लगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब परिणाम के शॉक थेरेपी से हुआ क्या क्या, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया कि भैया इंडस्ट्री जितनी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी ना, वो सब टूट गई, उनका क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जिसकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी थे, भैया लोगों की जॉब चले गई। एक बात बताओ कि चाहे कैसा भी था यूएसएसआर में, लेकिन वो बहुत समय से एक पैटर्न चला आ रहा था, ठीक है, लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब्स तो थी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज दे रही थी, राशन दे रही थी, एकदम से तुमने शॉक थेरेपी कर ली, सडन ट्रांजिशन कर लिया कैपिटलिज्म में, तुम्हें कैपिटलिज्म के बारे में पता भी नहीं है, तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तुम्हारे पास तो एम्प्लॉयमेंट भी चली गई, और इंडस्ट्री सारी ठप हो गई, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट ही नहीं है वहां पे, तो उनको चलाएगा कौन, वो सारी ठप हो गई। नई चीजें आ रही थी, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, सोशल वेलफेयर बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां पर क्या मिलती हैं, देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूएसएसआर के टूटने की वजह से कई सारे इंपैक्ट और भी आए। मतलब देखो एक बात बताओ कि यूएसएसआर टूटा तो एक तरीके से यूएसएसआर वर्ल्ड लेवल पे तो इंपैक्ट आया। क्या इंपैक्ट आया वर्ल्ड लेवल पे कि यूएसएसआर टूटने की वजह से आपका कोल्ड वॉर खत्म हो गई, ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया, वर्ल्ड लेवल पे हमने देखा कि इतनी सारी कंट्रीज में बट गया, लेकिन इंटरनल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट भी तो आई होंगी कि नहीं आई होंगी, कि हर एक कंट्री पे भी तो कितनी सारी चीजें पड़ी। तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि यूएसएसआर जो था ना मेरा, अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं यहां पर, तो यूएसएसआर आपको 3 पार्ट में दिखता है। यहां पे सी
यूएसएसआर जो है मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। एक तो इसमें सबसे बड़ी कंट्री क्या थी, रशिया थी। दूसरी कंट्री कौन सी थी आपकी, यूरोपियन कंट्रीज थी। और तीसरी क्या थी आपकी, एशियन कंट्री थी, सेंट्रल एशियन कंट्री थी कि नहीं थी। तो इनमें ही पर्टिकुलर हर कंट्री में ही क्या आएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया में क्या हुआ, रशिया में 2 कंट्री थी, चेचन्या, ठीक है। एक क्या थी आपकी चेचन्या कॉन्फ्लिक्ट हुई और एक थी देगिस्तान की भी हम बात करेंगे कि चेचन्या और देगिस्तान में क्या हुई, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट। रशिया के अंदर चेचन्या और देगिस्तान ने यहाँ डिमांड कर दी कि हमको भी इंडिपेंडेंस चाहिए। जब यूएसएसआर टूट ही गया तो और छोटे टुकड़े बना लो। तो यहाँ देखो रशिया पे कितना बड़ा इंपैक्ट आया, क्रीमिया एनेक्सेशन हो गया, मतलब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई। ये तब से ही चल रहा है, रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक उस समय हुई। तो देखो रशिया के अंदर भी इंटरनल कितनी सारी दिक्कत आई कि भाई चेचन्या ने दिक्कत कर दी, देगिस्तान एक और कंट्री उसने दिक्कत कर दी, यहाँ पे दिक्कत हो गई, ठीक है। रशिया की जॉर्जिया से भी लड़ाई हो गई, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपको कहाँ मिलता है, आप कर लो यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी भी यूरोपियन कंट्री भी, इस पे मत जाओ, ये आपको बहुत टफ लगेगा। तो यूरोपियन कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी कंट्री, तो यहाँ पे थी एक चेकोस्लोवाकिया, क्या थी, चेकोस्लोवाकिया, जो 2 कंट्री में डिवाइड हो गई। एक हो गई चेक रिपब्लिक, आज की क्या है चेक रिपब्लिक बन गई, और दूसरी कंट्री बन गई स्लोवाकिया बन गई, ठीक है। एक थी आपका यूगोस्लाविया, वो भी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और डिवाइड हो गई 6 कंट्री में बट गई, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सारी कंट्रीज में बढ़ गई। नेक्स्ट आपका क्या आता है, एशिया आता है। तो एशिया में जितनी भी, जैसे कौन कौन सी कंट्री थी, अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में आपका यहाँ पे तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पे कोल्ड वॉर 2001 तक कोल्ड वॉर चली है, आर्मीनिया में लड़ाई हुई है। तो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर एक एक कंट्रीज में कितनी सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा, ठीक है। अब जैसे ही, अब देखो यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है क्योंकि यूएस है। तो हमने एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, चैप्टर में बायपोलैरिटी क्या होता है। तो बायपोलैरिटी क्या होता है, बायपोलैरिटी पर मतलब है कि किस तरीके से यूएस और यूएसएसआर 2 पावर हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर की यहाँ पे शुरुआत हो गई थी, और इन दोनों के बीच कैसे टसल हुई। और बायपोलैरिटी मतलब 2 वर्ल्ड में आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है बट गया था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड। लेकिन ये बायपोलैरिटी और कोल्ड वॉर कब खत्म हुई, जैसे ही आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ये भी यहाँ पर खत्म हो गई। बहुत ही सारे परिणाम आपको देखने को मिले। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ इंडिया में इन सब चीजों की, तो इंडिया के साथ में कैसे इंपैक्ट रहे हैं, तो इंडिया के रिलेशन कैसे रहे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो रशिया के साथ में इंडिया के हमेशा से यूएसएसआर के साथ बहुत क्लोज हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं। चाहे इकोनॉमिक की बात कर लो, डिफेंस की बात कर लो, पॉलिटिकल की बात करो, बहुत ज्यादा टाइज रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ यूएसएसआर कोलैप्स के भैया, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, इंडिया का जो की एलाई है, एक तरीके से जो घनिष्ठ मित्र है, वो थोड़ा सा क्या हो गए, कम हो गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रशिया उभरना शुरू हुआ, रशिया ने शॉक थेरेपी के बाद खुद को बहुत ज्यादा, खुद की यहाँ पर पाइपलाइंस ओपन करी, रशिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो किया। तो इंडिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करी कि भैया 80 बायलेटरल एग्रीमेंट, बायलेटरल मतलब दोनों तरफा जो एग्रीमेंट होते हैं ना, 80 बायलेटरल एग्रीमेंट यहाँ पर किए गए, फ्रेंडशिप डील की गई, डिफेंस की, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, ये S-400 डील हो गई, ऑयल न्यूक्लियर डील हो गई, ये सब किया गया। इंडिया हमेशा अपना ट्रेड बढ़ाता रहा है विद रशिया एंड सेंट्रल एशिया के साथ में, ठीक है। इंडिया हमेशा जितनी भी पोस्ट आपकी सोवियत कंट्री जो यूएसएसआर से टूटी थी, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज हुई है, ठीक है। ब्रिक्स और एससीओ की अगर हम बात कर ले तो यहाँ इंडिया और रशिया ने ब्रिक्स समिट में, एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ में जो है साथ में कोऑपरेट भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी चाइना पाकिस्तान की वजह से डिस्प्यूट आई है, लेकिन हमेशा इनके क्या हुए हैं, अच्छे संबंध यहाँ पर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सेकंड चैप्टर आता है कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। देखो हर चीज यहाँ पर लिंक्ड है कि जैसे ही आपका एंड ऑफ बायपोलैरिटी हुआ, जैसे ही क्या हुआ कि आपका बायपोलैरिटी खत्म हुआ, मतलब यूएसएसआर हार गया और एक पूरा वर्ल्ड किसमें, अमेरिका की डोमिनेंस हुई, क्योंकि एक ही पावर बची ना, तो यूनिपोलर बन गया वर्ल्ड। लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे और कंट्रीज ने भी अपने आप को ग्रो करना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अमेरिका की पावर क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, उसकी पावर को लिमिट करने के लिए नई ऑर्गेनाइजेशन यहां पर सामने आई। तो इसी का आपका चैप्टर का नाम क्या है कि भैया ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जैसे कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर कहते हैं कि उस समय यूएस की टक्कर में और कौन कौन सी पावर आई। तो कौन कौन आया,
उस समय जैसे यूएसएसआर टूट गया, यूएस का डोमिनेंस था कई समय तक, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नई नई कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं जिन्होंने, देखो यूएस के टक्कर में कोई एक कंट्री कभी भी आ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि एक कंट्री उस समय किसी की भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि यूएसए को टक्कर दे, लेकिन फुल ऑर्गेनाइजेशंस ने जरूर, कि सेंटर ऑफ पावर्स ने जरूर यहाँ टक्कर दी, जैसे ईयू, जैसे आसियान, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो चाइना एक अकेली कंट्री है जिसने यूएस को यहाँ पर टक्कर दी है। तो यहाँ हम ईयू को पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या है, आसियान को पढ़ेंगे कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या है, और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से चाइना ने भी यहाँ पर काम किया है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ईयू को समझते हैं बड़े ही इजी वे में। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका 1945 में, चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं कि 1945 में क्या हुआ था, यूएस ने अपना क्या नाटो बनाया, और नाटो के साथ इसने वेस्टर्न जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी इनको क्या कर लिया, अपने साथ में मर्ज कर लिया था। नाटो के थ्रू, क्या किसके थ्रू किया था, नाटो क्या है, एक मिलिट्री पैक्ट है कि भैया अब यूएस के साथ आप यहाँ पर आ चुके हो। तो जैसे यूएस के साथ यहाँ पर ये आई तो इन्होंने यूएसए, देखो कभी भी यूरोपियन कंट्री तो हमेशा वेल सेटल्ड थी, एजुकेशन बढ़िया थी, बस इनका वर्ल्ड वॉर की वजह से बड़ा लॉस हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। तो यहाँ पे यूएसए से इनने क्या मांगी, मदद मांगी कि भैया यूएसए हमारी मदद कर दो। तो यूएसए ने यहाँ पर क्या किया, अपनी जितना भी यूरोपियन कंट्रीज ने सारी वेस्टर्न, क्योंकि अभी तो सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना, क्योंकि ईस्टर्न किसका पार्ट है, ईस्टर्न तो आपके यूएसएसआर का पार्ट है। तो जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं इन्होंने मांगी यूएसए मदद, और यूएसए ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में भेजा मार्शल प्लान। ठीक है, मार्शल प्लान के तहत क्या होता है, तो मार्शल प्लान के तहत यहाँ पर जो मार्शल हैं वो सजेस्ट करते हैं कि एक एक कंट्री करके अगर आप ग्रो करोगे ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो यहाँ मार्शल प्लान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है OEEC। ठीक है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो 1945 में एंड हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। फिर यहाँ ईस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने यूएसए से क्या मांगी, मदद मांगी। जब यहाँ पे यूएसए से मदद मांगी तो यूएसए ने मार्शल प्लान भेजा, उन्होंने कहा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो शुरुआत में सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम क्या था, OEEC। लेकिन इतना नहीं पता था कि ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ मेन मुद्दा क्या था कि भैया इनको अपना ट्रेड इंप्रूव करना है, ट्रेड इंप्रूव करने के साथ में और क्या करना है कि भैया अपने आप को स्टेबलाइज करना। तो 1948 में आपका OEEC बन के तैयार हो गया, जिसका मेन मुद्दा सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करना था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। तो यहाँ पे पॉलिटिकल, और इसके अंदर एक काउंसिल भी बन गई। 1949 में एक काउंसिल भी बन गई। जब काउंसिल बन गई, काउंसिल का मतलब क्या है, पॉलिटिकल वर्क भी हैंडल कर रही है। तो धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई। तो ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गई, बड़ी EEC मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। और इसी के तहत इसमें पार्लियामेंट भी बन गई। मतलब ये सारे के सारे जितने भी आपके नेशन है, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन है, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट, इन्होंने अपने सारे रूल्स भी एक साथ डिस्कस करने शुरू कर दिया। ट्रेड रिलेटेड चीजों को एक साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया। सारी चीजों को इन्होंने एक साथ यहाँ पर डिस्कस किया। जब इन्होंने यहाँ पे किया तो धीरे धीरे इन्होंने ये EEC बनाया, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यहाँ पे बन के तैयार हो गई। जब ये बन गई ना, लेकिन उसके बाद क्या था, अभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन कम थी। लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर टूटा तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी ना, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, इन्होंने इसमें उसको भी ले लिया और EU का फॉर्मेशन हो जाता है। 1992 में विद द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री EU बन जाता है। और EU जो बनता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भैया एक पूरा का पूरा एक ऐसा का वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनानी जिसकी बिल्कुल एक सिंगल करेंसी हो, जो जस्टिस के लिए भी काम करे, फॉरेन पॉलिसी में भी काम करे, और अपनी क्या करे, अपनी सोवरेनिटी इंडिपेंडेंस पे भी यहाँ पर क्या करे, काम करना शुरू करे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम EU की बात करें तो इट वर्क्स लाइक अ कंट्री। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के भैया बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है, लेकिन ये एक तरीके से कैसे काम करती है, एक कंट्री की तरह काम करती है। खुद की करेंसी, सिंगल करेंसी है, खुद की एंथम है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बाकी सब चीजें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो EU की एक कंट्री फ्रांस, ये क्या है, UN का परमानेंट मेंबर भी है, और वर्ल्ड का USA के बाद सबसे लार्जेस्ट ट्रेड जो शेयर कर रहा है ना वो ये, इसीलिए ये कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर है कि USA के अलावा एक पावर का यहाँ पे हुआ। सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, GDP की बात करें $17 मिलियन की पूरी इकोनॉमी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशन है, पूरे वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक टाई है। और इसके साथ बात किया जाए कम्युनिकेशन, स्पेस
टेक्नोलॉजी में भी सेकंड, यूएस के बाद हर नंबर में सेकंड ये आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, इवन इंडिया के साथ भी अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। तो ईयू एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब हम आसियान की बात करते हैं, तो आसियान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आसियान जो है, आसियान का मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जितने भी आपके, जैसे इंडिया किस में आता है, इंडिया साउथ एशिया में आता है, यहाँ इंडिया है साउथ एशिया में, तो साउथ के अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं 10 कंट्री, वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये सारी एक पूरा आसियान क्या है, ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। ये पहले क्या थी, जापान और यूरोप की कॉलोनीज थी, ठीक है। इनका खुद का देखिए, जैसे यूरोपियन कंट्री ना अपने आप में सक्षम है, बस उनको अपना इकोनॉमी बढ़ानी थी, लेकिन ये तो क्या थी, ये एक तरीके से यहाँ पर कॉलोनी रहा करती थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, धीरे धीरे जैसे इंडिया हो गई, ये भी सारी कंट्रीज हो गई, ये क्या हो गई, आज़ाद हो गई, तो इनके सामने बड़ी सारी दिक्कत थी। एक तो भैया जैसे इंडिया के साथ क्या था, पैसे से भी लूट लिया, सोशल कल्चर भी खराब कर लिया, सब कुछ कर लिया। सेम इनके साथ भी सेम चीज थी कि क्या थी, एक तो भैया पॉवर्टी से भरी हुई थी, इकोनॉमिक बेस कुछ भी नहीं था, बैकवर्डनेस थी, नेशन को भी अब बिल्ड करना है, ऊपर से कोल्ड वॉर चल रही है, यूएस और यूएसएसआर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारा ज्वाइन करो, हमारे साथ ज्वाइन करो। तो यहाँ पे इन सभी कंट्रीज ने सोचा कि हमें ग्रो करना चाहिए, तो इन्होंने 2 स्टेप उठाए। क्या स्टेप उठाए कि पहले इन्होंने बेंडंग में कॉन्फ्रेंस करी इंडिया के साथ में भी कि चलो क्या करते हैं, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो ये ज्यादा फेल हो गई, इससे कुछ काम नहीं हो पाया। फिर दूसरा नॉन अलाइन मूवमेंट किया कि भाई हम ना यूएस को ज्वाइन करेंगे ना यूएसएसआर को, जो इंडिया ने भी किया था, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो इन्होंने थक हार के कहा कि दूसरों से हमें कुछ करना ही नहीं है, हम तो आसियान का फॉर्मेशन करते हैं अपनी। तो पहले 5 कंट्रीज ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंकॉक में, थाईलैंड में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन अग्रीमेंट साइन किया और उन्होंने क्या बना लिया, आसियान का फॉर्मेशन कर लिया। फिर 5 और कंट्री, वियतनाम, ब्रुनेई और कंबोडिया, लाओपीडिया और म्यांमार, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या बना लिया, आसियान बना लिया। आसियान के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, ये इनके प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। शुरुआत सोशल प्रोग्रेस और कल्चर डेवलपमेंट, जो बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज ने इनका बर्बाद कर दिया है। उसके अलावा रीजनल पीस को मेंटेन करना है, भैया रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए, यूएन के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आसियान की बात करूँ तो इसके 3 पिलर अपन को देखने को मिलते हैं, मतलब 3, एक है सिक्योरिटी कम्युनिटी, एक है सोशो कल्चरल कम्युनिटी और एक है इकोनॉमिक कम्युनिटी। सिक्योरिटी कम्युनिटी का मतलब क्या है, आसियान के 3 पिलर है। सिक्योरिटी कम्युनिटी सारी पीस सब कुछ देखेगा कि भैया हर कंट्री के बीच में पीस बनी है कि नहीं बनी है, सारी चीजों को यहाँ देखने का काम है। कल्चरल मतलब कल्चर को प्रमोट करने वाली कम्युनिटी। एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है जो यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों पर यहाँ पर ध्यान देगी। इसके अलावा 1994 में यहाँ पे ARF भी बना था, रीजनल फोरम बनी थी जहाँ से सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसीज को भी मेंटेन कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ उभर के आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन के थोड़ी सी ऑब्जेक्ट क्या है, भाई जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव है कि यूरोपियन यूनियन को क्या करना है भैया, अपना प्रमोट करनी है, पीस, डेवलपमेंट, ये सारी चीज, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पावर, ये सारी चीजें यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट तो हमने क्या पढ़ा कि ये है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। तो कौन कौन से उठ के आए आपके अमेरिका के बाद, कि सबसे पहले बायपोलैरिटी था, यूएसएसआर टूट गया तो यूएसए ओनली बचा। फिर यूएसए की डोमिनेंस को कम करने के लिए कुछ सारे ग्रुप्स यहाँ पर आए, जैसे कि आपका EU आया, आसियान आया और चाइना। तो अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का एक पूरा फेज है डेवलपमेंट का। चाइना क्या है, पूरा एक डेवलपमेंट का यहाँ पे फेज आपको देखने को मिलता है। तो वो फेज क्या है कि चाइना का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चाइना के स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हुई है। शुरुआत में जब चाइना आज़ाद हुआ तो 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, तो उस समय चाइना ने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, जैसे यूएसएसआर था ना, सेम यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी। पूरा सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी, मतलब सोशलिज्म में बिलीव करते थे, बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, सब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, चाइना ग्रो करना भी शुरू किया, लेकिन फिर चाइना में पॉपुलेशन का राइज हुआ। और एक मिनट, सोशलिज्म इतना चलता नहीं है, यूएसएसआर के मॉडल पे चाइना ने चलना तो शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे चाइना क्या लगा, गिरने लगा। तो फिर चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म की मांग उठी। इसीलिए कहते हैं कि चाइना में आज भी कम्युनिज्म है, लेकिन चाइना का अपना मॉडल है कम्युनिज्म का। देखो कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि भैया प्राइवेटाइजेशन को हाथ भी मत लगाना, पर चाइना में तो प्राइवेटाइजेशन है, इसीलिए चाइना ने खुद का पाथ चुना। तो यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म करी कि भैया मार्केट के हिसाब से अब चलना पड़ेगा। तो ये रिफॉर्म्स किसने करी, देंग जियोपिंग जो थे, उन्होंने धीरे धीरे चाइना को मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट किया, मतलब कम्युनिज्म से धीरे धीरे किसकी ओर, कैपिटलिज्म की ओर ले जाना शुरू किया। कैसे, इकोनॉमिक जोन्स बना के धीरे धीरे इकोनॉमी को ओपन किया। अब इकट्ठा नहीं कर दिया, वरना तो शॉक थेरेपी हो जाएगी, सडन ट्रांजिशन कर देंगे। तो धीरे धीरे सबसे पहले क्या किया कि
लोगों से मिलना शुरू किया, रूलर रिफॉर्म किए, यूएस के साथ सबसे पहले हाथ बढ़ाया दोस्ती का, धीरे धीरे उसके साथ, फिर धीरे धीरे करके आपने क्या करना शुरू किया कि WTO का मेंबर बना, मैन्युफैक्चरिंग हब बना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका चाइना में है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया, फिर मिलिट्री को भी डेवलप किया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ओपन फुल्ली इकोनॉमी कर दी। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इंडस्ट्री, भैया 4 प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना है चाइना ने एग्रीकल्चर पे काम किया, ठीक है, और चाइना ने इंडस्ट्रीज पे यहाँ पे काम किया। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज को ओपन करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया और फिर फुल्ली अपने आप को ओपन यहाँ पर कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल डिटेल समझना है तो आप मेरा डिटेल लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे चाइना ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, अब ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। थर्ड चैप्टर जो है वो क्या है आपका, कंटेम्परेरी साउथ एशिया। देखो आप क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया आपकी कंट्री है तो इसके बहुत सारे नेबर्स हैं, और इंडिया कहाँ आता है, साउथ एशिया में आता है। तो साउथ एशिया को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया आपका साउथ एशिया में यहाँ पर आ रहा है। तो इंडिया साउथ एशिया में कितनी कंट्री है, साउथ एशिया में आपकी 7 कंट्री है। पहली इंडिया, एक पाकिस्तान है आपकी, पाकिस्तान के बाद आपकी तीसरी नेपाल है, चौथी क्या है आपकी, चौथी भूटान है, 5वीं आपकी बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद 6ठी आपकी श्रीलंका है, और 7वीं यहीं पे एक आइलैंड कंट्री आपको दिखेगी, दैट इज योर मालदीव्स। तो ये मिला के 7 कंट्री हैं जो साउथ एशिया में आती हैं। इन 7 कंट्री को हमें यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना शुरू करना है। तो चलिए इन 7 कंट्री को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हर चीज देखते हैं कि पहली कंट्री अगर मैं देखो, इंडिया का तो डेमोक्रेसी आपको पता ही है, इंडिया के बारे में तो आपकी पूरी बुक है फर्स्ट। तो यहाँ बाकी की 6 कंट्रीज को हम देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में सबसे पहले मिलिट्री सिस्टम रहा और धीरे धीरे आज करंट में डेमोक्रेसी आ गई। बांग्लादेश में क्या है, अभी करंटली डेमोक्रेसी है, नेपाल में भी डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है। इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को 1947 में मिली, बांग्लादेश को 71 में मिली और नेपाल को 1947 में मिली। मेजर कॉन्फ्लिक्ट कि भाई पाकिस्तान में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्या रही है, मिलिट्री कू का मतलब क्या होता है, तख्ता पलट, कि भैया मिलिट्री अगर आपको फोर्सफुली गवर्नमेंट को चेंज करके खुद रूल करना शुरू कर जाए तो उसको क्या करते हैं, मिलिट्री कू कहते हैं। बांग्लादेश में हमेशा इंस्टेबिलिटी रही और यहाँ पे माओइस्ट जो जितने उग्रवादी लोग रहते हैं ना, मतलब जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उग्रवादी हैं, जो मतलब एक तरीके से आपका इंटरनल टेररिज्म को मिलिटेंट जो है, तो यहाँ पे वो हमेशा रहा। अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टेटस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तीनों ही डेवलपिंग है। रीजनल अलायंस के भाई जैसे आसियान है, साउथ ईस्ट एशियन का एक अलायंस है, और यूरोपियन का आपका यूरोपियन यूनियन है, वैसे यहाँ पर सार्क, ठीक है, आपका यहाँ पर अलायंस है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो सार्क क्या है, तो सार्क को आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका फुल फॉर्म। इसके अलावा चैलेंजेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में टेररिज्म, मिलिट्री रूल हमेशा चैलेंज रहता है, बांग्लादेश में पॉवर्टी, पॉलिटिकल अनरेस्ट, और यहाँ पे भी पॉलिटिकल ट्रांजिशन हमेशा से बने रहते हैं। ठीक है, अगर पॉलिसीज की बात करें तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। बांग्लादेश आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि गारमेंट इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, और इनका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ चेंजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए। चलिए जी, तो ये 3 कंट्रीज़ हो गई। 3 कंट्रीज़ को और समझते हैं कि आपका श्रीलंका में भी क्या है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की, मोनार्की तो है, राजा का रूल तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इनकी भी आज़ादी 48 में आज़ाद हुए, 47 में आपका भूटान आज़ाद हुआ, 65 में मालदीव्स आज़ाद हुआ। यहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रही है, मतलब श्रीलंका में मिलिट्री कू की कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही, वो पाकिस्तान में रही है। यहाँ एथनिक मतलब 2 कम्युनिटी लड़ रही हैं, श्रीलंकन और तमिलियंस लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भूटान में बॉर्डर इशू हमेशा रहा है, और यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तीनों ही क्या डेवलपिंग है, और ये तीनों भी सार्क का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इतना ही समझना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चलो पाकिस्तान की यहाँ पे बात करते हैं। तो एक एक करके हमें साउथ एशिया की सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। धीरे धीरे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की अगर पूरी पॉलिटिक्स देखो, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद से ही यहाँ पे थोड़ी सी डेमोक्रेसी आ गई थी। ठीक है, तो आपकी बुक में ये नहीं लिखा है तो आपको ये नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ था। धीरे धीरे जैसे यहाँ डेमोक्रेसी आई, उसके बाद 1958 से क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पे मिलिट्री कू शुरू हो गए। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद से ही पहला
आपको यहाँ पे बड़ा रूल दिखेगा अयूब खान का, कि भाई अयूब खान का सबसे पहले किसने रूल शुरू किया, तो पहले यहाँ पे मिलिट्री जनरल जिन्होंने कू किया वो थे आपके अयूब खान। अयूब खान ने मिलिट्री रूल यहाँ पे शुरू किया, मार्शल लॉ लगा दिया, और इन्हीं के समय में क्या हुई थी, आपकी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। अयूब खान के बाद नेक्स्ट इनको हटा के कौन आए, तो यहाँ पे आए याया खान, ये भी क्या है, मिलिट्री रूल। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद 1948 से ही यहाँ मिलिट्री रूल शुरू हो गया। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, मिलिट्री का ही कब्जा रहने लगा। पहले अयूब खान के बाद कौन आया आपका, याया खान। याया खान के बाद लोगों को क्या हुआ भाई, याया खान के दौर में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बांग्लादेश वॉर हो जाती है, और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। तो जब बांग्लादेश, क्योंकि क्या हुआ, जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो उसके बाद पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के दौरान एक तो बना वेस्ट पाकिस्तान और एक जो बांग्लादेश है ना उसको ईस्ट पाकिस्तान का है, तो ये दोनों पाकिस्तान थे। लेकिन याया खान के समय ये वाला पार्ट बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान से अलग हो गया। तो फिर लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग करी कि कैसा मिलिट्री रूल है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेसी की यहाँ पे मांग करी। जब यहाँ पे डेमोक्रेसी की मांग हुई तो क्या होता है, धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी आ जाती है। तो पहली बार 1970 मतलब 7 साल, लेकिन जब डेमोक्रेसी आई सिर्फ 7 साल चली, 1971 से लेकर 77 तक जुल्फिकर अली भुट्टो के अंदर ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन फिर अगेन 7 साल के बाद अगेन 1977 में फिर यहाँ मिलिट्री रूल आ जाता। मतलब यहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल टर्मोइल के, पहले क्या था भैया डेमोक्रेसी थी, फिर अयूब खान आए मिलिट्री रूल, फिर याया खान आए, फिर आपका जुल्फिकर अली भुट्टो आए, लेकिन उन्हीं को 7 साल डेमोक्रेसी चल पाई। फिर 77 से 88 तक जियाउल हक आ गए। जियाउल हक जो आपका था पूरा इस्लामाइजेशन लेके आए, ठीक है, सोवियत अफगान वॉर हुई इस समय, बहुत ज़्यादा वो आए। उसके बाद 88 से 90 तक फिर से डेमोक्रेसी आई, बेनज़ीर भुट्टो, जो जुल्फिकर अली भुट्टो से बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे ये फर्स्ट फीमेल पीएम थी, ठीक है, इन्होंने प्रेसिडेंट को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद फिर अगेन 1990 से 93 तक नवाज शरीफ रहे, लेकिन उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई 96 तक, लेकिन 97 से अगेन क्या हो जाता है आपका, जब नवाज शरीफ 99 में क्या हो जाते हैं आपके बिल्कुल क्या कहते हैं डेमोक्रेसी का चरण ले ही रहे होते हैं, पर 1990 में दोबारा परवेज मुशर्रफ क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिवॉल्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ, याया खान, अयूब खान, फिर डेमोक्रेसी आ गई जुल्फिकर अली भुट्टो, लेकिन फिर मिलिट्री रूल आ गया जियाउल हक का। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, नवाज शरीफ आते हैं, तो डेमोक्रेसी रहती है। लेकिन 1999 से आपकी फिर से परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं 2008 के बाद। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर डेमोक्रेसी करंटली है। हमें यहाँ में याया खान याद रखना, क्योंकि इस समय आपका बांग्लादेश वॉर यहाँ पर क्या हुई थी, हो गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इवन इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में अयूब खान के समय पे हुई थी, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रहा है कि भैया पहले डेमोक्रेसी रही है, लेकिन उसके बाद फिर मिलिट्री रूल आ गया अयूब याया खान के अंदर, फिर जुल्फिकर अली भुट्टो के अंदर डेमोक्रेसी रही, लेकिन अगेन मिलिट्री रूल आ गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ डेमोक्रेसी लेके आए, लेकिन फिर परवेज मुशर्रफ आ गए। लेकिन अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्यों इतना पाकिस्तान में हमेशा डेमोक्रेसी का फेलियर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री रिपीटेटिव मिलिट्री कू क्या हुए हैं, यहाँ पे हुए हैं। तो ये रिपीटेटिव मिलिट्री कू की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है। क्यों अनस्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ पे लोग जो है सारी पावर मिलिट्री के हाथ में, मिलिट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन यहाँ क्लर्गी नोबैलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ लोग ग्रीडी हैं, करप्टेड हैं, इसीलिए भी, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा रहती है। इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, ये सब बहुत वीक है। रिलीजन बहुत ज़्यादा है, मतलब क्योंकि आपका इस्लामाइजेशन लेके आया, तो यहाँ इस्लाम को भैया जो भी प्रमोट करेगा उसकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, ठीक है। और इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई, जैसे इंडिया के साथ 1947 में पहली लड़ाई हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, 1999 में हुई, तो ये अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया की वजह से भी यहाँ की पूरी डेमोक्रेसी क्या होती है, अनस्टेबल रहती है। इवन इकोनॉमिक चैलेंज के भैया बहुत ज़्यादा IMF, US, चाइना पर डिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से खुद से कोई काम ही नहीं कर पाते। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, मतलब टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर कभी, और यहाँ पे लैक ऑफ जेन्युइन सपोर्ट के कोई भी कंट्री जो US है, USSR या चाइना है, वो कभी भी पाकिस्तान को ऐसा जेन्युइन सपोर्ट नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म पनप रहा है। इसलिए सबको लगता है कि भैया ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर मिलिट्री ही होनी चाहिए, जिससे कि टेररिज्म पे क्या हो, कंट्रोल बना रहे।
अब नेक्स्ट देखो, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे, तो अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश को हम दो फेजेस में पढ़ेंगे। वो दो फेज कौन से हैं? एक जब वो आज़ाद हुआ था 71 तक, मतलब पाकिस्तान का पास था, जब बांग्लादेश क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था आपका। और दूसरा फेज हमें कौन सा पढ़ना है, आफ्टर, जब इंडिपेंडेंस हो गया 1971 में। तो अगर हम बात करें जब बांग्लादेश 1947 में ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये क्या था, पाकिस्तान का पार्ट था, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान का मतलब है कि ईस्ट बंगाल और असम, जब पार्टीशन हुआ था ना, तो ये ईस्ट बंगाल, हमने वेस्ट बंगाल हमारे पास है, बंगाल का आधा पार्ट हमने इनको दे दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, ईस्ट पाकिस्तान पे, जैसे ये अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ है आपका बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान। ये लोग इन पे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन करते थे। भैया ये बांग्लादेश है, भले ही मुस्लिम रह रहे हैं, लेकिन वो बंगाली भाषा और बंगाली कल्चर को बोला करते थे। तो यहाँ पे ये लोग उन पे उर्दू इम्पोज किया करते थे, उर्दू लैंग्वेज का इम्पोजिशन। वेस्टर्न जो वेस्ट पाकिस्तान था वो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। इनके पास तो पार्लियामेंट में कोई सीट ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा अनफेयर थे कल्चर और लैंग्वेज के साथ में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हो जाती है वॉर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान क्या कर देते हैं, 1970 में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल कर देते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। जब उनको वेस्ट पाकिस्तान के अलावा ईस्ट पाकिस्तान में पूरी की पूरी सीट मिल जाती है, तो ईस्ट पाकिस्तान में सीट मिलने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान उनको क्या नहीं देता, उनको पार्टी में जगह नहीं देता। तो वो 1970 में रिवॉल्ट कर देते हैं, स्ट्रगल कर देते हैं। स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे क्राइसिस बहुत बढ़ जाती है। इवन इंडिया में तो वेस्ट पाकिस्तान वाले क्या कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं, मिलिट्री अटैक शुरू कर देते हैं और इंडिया में तो 80 लाख माइग्रेंट तक आ जाते हैं। यहाँ से इतना सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि भाई क्योंकि ये मान नहीं रहे होते हैं, तो इंडिया भी, इंदिरा गांधी क्या कर देती हैं, सपोर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे जब इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर दिया और यहाँ इंडिया पाकिस्तान क्या हो जाती है, वॉर हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी हो रही है। कई सारे कारण होते हैं जिससे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाती है। तो इंदिरा गांधी को और गुस्सा आ जाती है और वो क्या कर देते हैं, अपनी फोर्स भेज देती हैं, कहाँ पर, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश को आज़ाद करवा लेती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट जैसे ही 1971 में क्या होता है, 1971 में बांग्लादेश बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो बांग्लादेश का फॉर्मेशन होने के बाद, क्योंकि भैया शेख मुजीबुर रहमान का क्या कहना था, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इस बेसिस पे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। लेकिन 1975 में जो आपके शेख मुजीबुर रहमान है वो ही खुद बदल देते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जितने वादे किए थे ना कि डेमोक्रेसी रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, पूरा यहाँ पे सब कुछ शिफ्ट कर देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे ले आते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान इतना ज़्यादा सब कुछ कर देते हैं कि भैया पार्लियामेंट छूट जाती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो इनका भी एसासिनेशन हो जाता है, इनको भी मार डालते हैं 1975 में। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, जियाउर रहमान जो है अपनी पार्टी बना लेते हैं और इलेक्शन यहाँ पे जीत जाते हैं। लेकिन इनको भी क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। फिर कौन आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट एचएम इरशाद आ जाते हैं और ये अपने आप को, लेकिन इस समय तक क्या हो जाता है, 1991 तक आपका यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबको डेमोक्रेसी चाहिए होती है। तो ये अपने आप को पहले 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मास प्रोटेस्ट चलता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन 1991 में यहाँ पे क्या आ जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपाल की। तो यहाँ पे साउथ एशिया में हमने बात की पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बाद हमने किसकी बात करी, आपकी बांग्लादेश की। नेक्स्ट हम नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल में देखो 1990 से पहले क्या था, सिर्फ किंग का रूल था, या 1990 से पहले किंग था, पूरी की पूरी मोनार्की थी। लेकिन फिर यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, तो किंग क्या लेके 1990 से लेके 2005 तक यहाँ किंग क्या लेके आते हैं, इलेक्टेड लीडर्स को भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे 2005 से लेके 8 तक जो किंग ज्ञानेंद्र है वो यहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को एक तरीके से हटा दिया था, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट होने लगते हैं तो डेमोक्रेसी हटा, कौन करता है भैया, जितने भी माओइस्ट लोग हैं, जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, जितने भी ये सब क्या कर लेते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो किंग को आ जाती है गुस्सा, तो किंग क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी को हटा देते हैं। लेकिन 2008 से यहाँ पे क्योंकि 7 पार्टी अलायंस बनता है और बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोटेस्ट चलते हैं, तो 2008 से करंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे किंग को हटा दिया जाता है और डेमोक्रेसी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है। तो क्यों, अगर हम बात करें तो लोगों को यहाँ डेमोक्रेसी चाहिए थी। प्रॉब्लम क्या थी नेपाल में, भाई लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी लेकिन किंग को अपना कंट्रोल चाहिए था। तो यहाँ सिविल वॉर चले 1996 से लेकर 2006 तक, बहुत ही गंदी
गंदी सिविल वॉर चलती है। माओइस्ट जितने होते हैं वो यहाँ पे रिबेल कर देते हैं और यहाँ पे एक ट्राइंगुलर वॉर चल रही है। भैया किंग अलग लड़ रहे हैं, माओइस्ट अलग लड़ रहे हैं और डेमोक्रेट अलग लड़ रहे हैं। फिर डेमोक्रेट 7 पार्टी अलायंस और माओइस्ट साथ में मिलकर किंग के खिलाफ युद्ध करते हैं और एक तरीके से यहाँ पे किंग को हटा देते हैं। और 2015 में यहाँ पर क्या हो जाता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जैसे नेपाल में मोनार्की के खिलाफ लड़ाई थी, पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो रहे थे, बांग्लादेश में इनकी डेमोक्रेसी की लड़ाई थी, श्रीलंका में सब कुछ था भैया, डेमोक्रेसी इनकी आ चुकी थी 48 में ही। लेकिन यहाँ पे एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी, मतलब यहाँ 2 ट्राइब, सिन्हाला और आपके तमिल, 2 तरीके के यहाँ पे लोग रहते। तो सिन्हालास क्या है, ओरिजिनली इनहेबिटेंट, और तमिल क्या है कि भैया जब यूरोपियंस जब रहते थे ना तो वो यहाँ से इंडिया से तमिल्स को कहाँ ले गए थे, उनके पूर्वजों को आपका श्रीलंका ले गए थे। तो यहाँ पे क्या है, सिन्हालास का डोमिनेशन बहुत ज्यादा था, सिन्हालास का डोमिनेशन भी ज्यादा था, उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा थी। और सिन्हाला ऐसे 1956 में एक्ट बनाया करते थे जो सिर्फ सिन्हालियन लैंग्वेज में हुआ करते थे, तमिल्स को डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। तो तमिल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आई और इन्होंने क्या किया, मूवमेंट कर दिया और सेपरेट तमिल स्टेट की मांग करी। ठीक है, इन्होंने LTTE बना लिया, यहाँ पे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, एलम्स यहाँ पे करके एक पार्टी बना ली और सिविल वॉर यहाँ पे छेड़ दी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो तमिल ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए सिन्हाला से यहाँ पे लड़ाई करनी शुरू हुई। 2009 में फिर भी वॉर एंड हुई। ठीक है, श्रीलंका जो थे, जितने भी श्रीलंका आर्मी जो थी उन्होंने LTTE को हरा दिया, लेकिन यहाँ पे फिर पीस मेंटेन रही। लेकिन श्रीलंका पे इसके इम्पैक्ट क्या पड़े, इसके इम्पैक्ट जो डेमोक्रेसी पे ये थे कि भाई सिन्हालास मेजॉरिटी में थे तो वो हमेशा तमिल्स को क्या करते थे, इग्नोर करते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे सिविल वॉर हो गई। ठीक है, लोगों ने ह्यूमन राइट मानने शुरू किया और तमिल्स ने अपनी क्या कर दी, अपने लिए हक की लड़ाई यहाँ पे शुरू कर दी। तो यहाँ पे जब उन्होंने अपने हक की लड़ाई शुरू करी तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा सिविल वॉर्स हुई। तो इंडिया का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था कि भाई इंडिया में जितने भी तमिल्स थे ना उन्होंने फोर्स किया हमारे राजीव गांधी को कि भैया आप यहाँ पे क्या भेजो, आप हमारे तमिल्स की वहां मदद करवाओ। तो हमारी जो लोग थे ना उन्होंने वहां पे सपोर्ट भी भेजी श्रीलंका में। लेकिन वहां पे क्या हुआ, तमिल्स के साथ लड़ाई के साथ वो एंड अप हुई कि भैया वहां पे गवर्नमेंट को किसको साथ देना पड़ा, सिन्हालास का साथ देना पड़ा क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन एट द एंड वहां पे जो श्रीलंकन थे उनको बस यही रियलाइजेशन हुआ कि जो इंडियंस का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो इंडियन आर्मी को फोर्सफुली वहां से निकाल दिया गया। और इतना गुस्सा था कि भैया तमिल्स में ये कि राजीव गांधी का असैसिनेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी कंट्री, और मालदीव्स की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे आप भूटान की बात करो तो भूटान में आपने शुरुआत में देख ला कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। ठीक है, मालदीव्स की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल रहा हुआ है, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी भी आ गई थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेजर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ यहाँ रही हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का हम देखते हैं, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा लड़ाई का जोन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान है। 1947 में हम आज़ाद हुए और उसी समय हमारी पहली लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की फर्स्ट वॉर हो गई। ठीक है, किसको लेके, कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, हमारे कश्मीर को इन्वेड कर लिया और आज भी पाकिस्तान ने इसी समय क्या ले ली, हमारी ये यहाँ POK है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। तो यही वो समय है, फर्स्ट वॉर जब हुई, जब यहाँ पे सीज फायर हुआ और कश्मीर हो गया JNK में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में बट गया। नेक्स्ट हमारी पाकिस्तान से लड़ाई 65 में हुई है, सेकंड ये भी कश्मीर को लेके ही वॉर हुई है। लेकिन यहाँ पर हमने ताशकेंट अग्रीमेंट, मतलब जो आपके शास्त्री जी थे, आयूब खान थे, दोनों कहाँ पे गए थे, ताशकेंट गए थे उज्बेकिस्तान में, वहाँ अग्रीमेंट साइन किया और वहीं आपके शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूँ तो 71 में लड़ाई हुई, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, क्योंकि इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था और पाकिस्तान को गुस्सा हो गए थे, यहाँ पे लड़ाई हुई और बांग्लादेश यहाँ इंडिपेंडेंट हो गया। 1999 में फिर हमारी कारगिल वॉर होती है, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर लेती है, हमारा कारगिल को ऑक्यूपाइड कर लेती है, लेकिन इंडिया अगेन उसको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बड़ी ही टर्मोइल भरे यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, और हमारे बीच बहुत सारे, जैसे ये तो हमारे बीच की इंपॉर्टेंट वॉर्स है जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में 3 बड़ी वॉर हुई है, एक ये भी बहुत बड़ी वॉर है, लेकिन हम 3 इसमें कंसिडर करते हैं बड़ी, और उसके अलावा आपका कारगिल वॉर हुई है। अदर की इशू अगर मैं बात करूँ इंडिया पाकिस्तान के, तो यहाँ टेररिज्म हमेशा ही लगा रहता है कि पाकिस्तान हमेशा ही, जैसे पार्लियामेंट अटैक करवाया था, मुंबई अटैक हो गया, ये करता ही रहता है, कश्मीर डिस्प्यूट चलती ही रहती हैं, न्यूक्लियर राइवल भी कि भैया दोनों ने ही न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में। ठीक है, और उसके अलावा पीस अटेम्प्ट चलते, लेकिन ऐसी बात नहीं है पीस अटेम्प्ट नहीं चलते, हमने शिमला अग्रीमेंट, शिमला आगरा अग्रीमेंट हुआ, लाहौर समिट, ये सब भी ट्राई किया है, लेकिन हमारे बीच टेंशन एज सच कम नहीं होती है।
अब ये तो पाकिस्तान के लिए, बाकी साउथ एशिया के जितने भी नेशन हैं उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है। तो अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो उसके साथ हमारे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे वाटर शेयरिंग, तिस्ता रिवर है उसके पानी को शेयर करने के लिए थोड़े डिस्प्यूट रहते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रेड रिलेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे रिलेशन है। नेपाल के साथ तो हमारे बहुत ही क्लोज और बहुत ब्यूटीफुल संबंध है, लेकिन इसके साथ भी हमारी बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाती है। समटाइम्स नेपाल का अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चाइना के साथ इन्फ्लुएंस मिलता है, तो इंडिया को ऐसा गुस्सा सी आ जाती है, ठीक है। और अगर इसके अलावा बात करें भूटान के साथ तो हमारी बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, हमेशा भूटान को हम सपोर्ट करते हैं और भूटान भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है चीज़ों में। श्रीलंका के साथ हमारे मिक्स्ड रिलेशन है, मतलब तमिल इशू की वजह से खराब भी है, लेकिन हम इकोनॉमिक कोऑपरेट भी करते हैं एक दूसरे के साथ। म्यांमार के साथ अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं टाइस, लेकिन अभी करंटली तो बिल्कुल खराब ही हो चुके हैं, ठीक है। बॉर्डर इशूज़ वगैरह, बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड, रोहिंग्या इशू, बहुत सारे इशू यहाँ पर म्यांमार के साथ देखने को मिलते हैं। ऑल्दो म्यांमार क्या है, नेबर है, लेकिन साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। चाइना के साथ तो हमेशा कॉम्पिटिशन और टेंस बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्टिंग ये सब लगा ही रहता है। पाकिस्तान के साथ तो हमारे कभी अच्छे रिलेशन हो ही नहीं सकते। कश्मीर डिस्प्यूट, टेररिज्म, वॉर, ये सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमारे रहते हैं। लेकिन तब भी पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दो तो इंडिया का रीजनल कॉपरेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उसके नेबर के साथ में, ठीक है। अगर हम बात करें तो सार्क के थ्रू, ठीक है, बीमस्टैक के थ्रू, ये क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है EU ASEAN की तरह, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब है चैलेंजेस टू पीस एंड कॉपरेशन, कि यहाँ पर पीस के लिए, कॉपरेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस साउथ एशिया में देखने को मिलते हैं। देखो बॉर्डर डिस्प्यूट, कि भैया साउथ एशिया में हर कंट्री की एक दूसरे से, देखो हर कंट्री एक दूसरे के साथ है तो हर कंट्री एक दूसरे से डिस्प्यूट भी है। तो पीस एंड कॉपरेशन के बीच में, कि साउथ एशिया में अगर शांति लेके आनी है तो कुछ डिस्प्यूट, कुछ चैलेंजेस हैं जिनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा हर कंट्री की चलती ही रहती है, इंडिया चाइना की हमेशा रहती है, इंडिया पाकिस्तान की, ठीक, कश्मीर को लेके या चाइना के साथ लद्दाख को लेकर। टेररिज्म भी एक बड़ा इशू है यहाँ पे। पॉलिटिकल डिफरेंस भी है कि भाई नेपाल को कंसर्न होता है कि इंडिया ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना कर ले, चाइना को कंपटीशन लगा रहता है, बांग्लादेश म्यांमार में भी लड़ाई लगी रहती है, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चलती रहती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पीस एंड कॉपरेशन के लिए चैलेंजेस इतने बड़े जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ बात करें तो एफर्ट भी किए गए हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट किए गए हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, जैसे सार्क बना है, इंडो भूटान ट्रीटी हुई है, इंडो नेपाल पीस, लाहौर समिट, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन किए गए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमने पीस एंड कॉपरेशन बनाने की कोशिश की है। लेट्स टॉक अबाउट 4th चैप्टर, दैट इज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पर्टिकुलर हर एक कंट्री का क्या काम है, हर एक कंट्री अपनी कंट्री को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब मैं वर्ल्ड की बात करूं, जब हर कंट्री अपनी ही कंट्री को प्रोटेक्ट करेगी तो दो कंट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, बताओ, उसको प्रोटेक्ट कौन यहाँ पर करने वाला है। तो यहाँ पर अगर दो कंट्री, देखो एक कंट्री के अंदर नागरिक लड़ते हैं तो वही कंट्री की गवर्नमेंट देख लेगी, पर दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो गई, किसी रिसोर्स जो किसी कंट्री के नहीं उसको लेकर दिक्कत हो गई, पीस बनानी है, कॉपरेशन बनाना है, तो ये सब कौन करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी होंगी वही तो करेंगी ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है, देखो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना तो ये चीज रियलाइज हुई कि यार ये वर्ल्ड वॉर बहुत खतरनाक चीज है और ऐसे तो सारी कंट्रियां लड़ भिड़ के मर ही जाएंगी एक दूसरे में, तो करना क्या चाहिए। तो यहाँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो वॉर्स को रोक सके। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी, प्रिवेंट द वॉर को रोकने के लिए इसकी जरूरत है, पीस को मेंटेन करने के लिए। ग्लोबल जितने इश्यूज होते हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, भाई कोई कंट्री जिस पे काम नहीं कर रही है लेकिन वो ग्लोबल सबके लिए इशू है, पॉवर्टी, टेररिज्म, इस पे काम करने के लिए, ट्रेड और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन राइट और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पे ह्यूमन राइट नहीं मिल पा रहे हैं उनको ह्यूमन राइट देने के लिए। ऐसी सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको UN दिखता है। UN क्या है भाई, UN जो है, देखो सबसे पहले अगर मैं UN की यहाँ पे बात करूँ तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था 1918 में, तब लीग ऑफ नेशन बनाया गया। तो भाई UN का पूर्वज कौन है, लीग ऑफ नेशन। क्या बना था यहाँ पे, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, ठीक है, लीग ऑफ नेशन बना था। लेकिन इससे क्यों बना था कि वर्ल्ड वॉर आपका फर्स्ट हुआ है तो अब कोई भी ऐसी बड़ी लेवल की लड़ाई ना हो। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया ना तो लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया। इसीलिए क्या बनाया गया, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो आपका UN बनाया गया। 193 इसके मेंबर कंट्री हैं। अगर हम करेंटली यहाँ पर बात करें, इसका मेन मुद्दा क्या है, पीस बनाना, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर कौन है, आपका UN यहाँ पे
पे इसका सक्सेसर है। अगर मैं बात करूँ तो यूएन के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं। जैसे एक स्कूल में ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट होता है, कॉमर्स होता है, बहुत सारे ऑर्गन होता है, मैनेजमेंट होता है, ये फीस भरने का अलग होता है। वैसे यूएन में भी बहुत सारे ऑर्गन देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यूएन में कौन कौन से ऑर्गन हैं? यूएन की सबसे पहले जनरल असेंबली, जहाँ सारी 193 कंट्री बैठती हैं, चीज़ों पे डिस्कस करती हैं। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, जो ग्लोबल पीस को मेंटेन करना है, इस पे काम करता है। तो जनरल असेंबली में पूरी 193 कंट्री बैठती हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें सिर्फ 15 मेंबर बैठते हैं, 5 परमानेंट है जिनके पास है वीटो पावर। जो वो बोल दें पूरा डिसीजन, फिर 193 कंट्री कुछ भी बोलती रहे, डिसीजन इन्हीं का होगा। और 10 नॉन परमानेंट है जो हर 2 साल में चेंज होते हैं। तो परमानेंट कौन से है? यूएसए, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, ये है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि भैया वर्ल्ड लेवल पे कोई भी लड़ाई होती है तो यूएन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुधारता है। उसी के अलावा वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए यूनिसेफ है, ठीक है, आपका WHO है, यूनेस्को है, ये सारी यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, दिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अलावा। तो यूएन के अलावा क्या है? वर्ल्ड बैंक और IMF है, जो लोन और इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करती है कंट्रीज को। भैया आपकी कंट्री में नागरिकों को कौन देगा? आपकी नॉर्मल बैंक है, RBI, या और भी आपकी गवर्नमेंट को लोन देगी, ठीक है, और भी कमर्शियल बैंक होंगे। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज को लोन कौन देता है? तो वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO है जो पूरा ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कंट्रीज को फाइनेंशियल क्राइसिस से बताता है, जैसे मुदूत फाइनेंस है, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है, वैसे कंट्रीज को फाइनेंशियल लोन देने का काम यहाँ पे कौन था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है, यूरोप की इकोनॉमी को देखने के लिए। आसियान है, सार्क है, सार्क है साउथ एशिया को देखने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको और भी और सारी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इंडिया को ऐसा क्यों लगा कि यूएन को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? क्योंकि देखो यूएन में क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में ही यूएन के सारे डिसीजन होते हैं। जब सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में यूएन के सारे डिसीजन हैं तो यूएन क्या करता है? तो यूएन यहाँ पर क्या कर रहा है? यूएन में आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है 15 मेंबर, जिसमें से वो 5 मेंबर के हाथ में सारे डिसीजन है, तो वो सब डिसीजन ले लेते हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्री तो कभी भी कुछ भी कर ही नहीं पा रही है। तो इंडिया को ये अनफेयर स्ट्रक्चर लगा, इसलिए इंडिया ने अपनी आवाज़ उठाई कि 5 परमानेंट मेंबर के अलावा भी और मेंबर्स को, इंडिया को भी क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्री के पास कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री, इंडिया ने मुद्दे पे आवाज उठाई, लेकिन अगर यूएसए ने बोल दिया और वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो यूएस की बात ही सुनी जाएगी। मतलब ये 5 कंट्री है जो वीटो है, वीटो का मतलब क्या है कि 193 कंट्री एक तरफ और वीटो वाला मेंबर एक तरफ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक बैलेंस मिसयूज हो रहा है और डिसीजन मेकिंग भी स्लो है। इसलिए इंडिया को यूएन में रिफॉर्म की जरूरत यहाँ पर दिखती है। इसके बाद हम बात करें तो क्या इंडिया डिजर्व करता है परमानेंट सीट यूएनएसको में? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिफॉर्म्स की जब बात करी थी तो इंडिया की वर्ल्ड की लार्ज पॉपुलेशन को होल्ड करता है। इवन हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में आते हैं, पीस कीपिंग लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं, हम ट्रूप्स देते हैं यूएन को अगर कभी भी पीस कीपिंग की जरूरत होती है, हम न्यूक्लियर पावर है और हम क्या है, बहुत सारी कंट्रीज का हमारे पास सपोर्ट भी, हम G4 के मेंबर हैं, हम बहुत सारे, हम सार्क के मेंबर हैं, हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ FTA वगैरह कर रहे हैं। तो यस, हम डिजर्विंग कैंडिडेट तो हैं, ठीक है। तो इंडिया को रिफॉर्म्स क्यों? क्योंकि इंडिया को चाहिए स्ट्रॉन्ग पावर, तो इसलिए इंडिया ने यहाँ पर रिफॉर्म की बात करी। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, कुछ समय के अंदर सिर्फ अमेरिका का डोमिनेंस था, 1991 के दौरान की बात है, तो तब सिर्फ पूरा का पूरा यूएन किसके, यूनिपोलर वर्ल्ड के, भैया अमेरिका का ही दबदबा था। तो अगर मैं बात करूं कैसे यूएन को यूनिपोलर वर्ल्ड ने अफेक्ट किया है, तो भैया एक समय पे सिर्फ यूएस का दबदबा था, यूएस की ही पूरी पावर थी। तो इसने क्या कर दी, यूएन की अथॉरिटी को बहुत वीक कर दी, क्योंकि यूएन का हेडक्वार्टर से लेके हर चीज कहां पर है, आपकी हर चीज आपको कहां पे मिलेगी, आपको अमेरिका में मिलेगी। और उसके अलावा अमेरिका सबसे ज़्यादा फंड भी देता है, तो अमेरिका की बात सुनी जाती है। तो यूएन की अथॉरिटी में सिर्फ अमेरिका के डिसीजन चलते हैं, यूएन के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे यूएन की पावर इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ पे यूएन स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं सकता था, यूनिपोलर वर्ल्ड के समय तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिर्फ अमेरिका का यहाँ पर डोमिनेंस था, ठीक है। तो यूएस लेड इंस्टीट्यूशन से IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने भी क्या कर दिया, यूएन का इम्पैक्ट
बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है, ठीक है। यूएन अगर हम बात करें तो पीस कीपिंग के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो किस पे डिपेंड रहता है, यूएस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो यूएस के पास वीटो पावर भी है, यूएस के पास मतलब सबसे ज़्यादा यूएस के अप्रूवल के बिना कोई कंट्री यूएन का मेंबर नहीं बन सकती। बहुत ज़्यादा क्राइसिस अगर हम बात करें तो यूएन किसी भी चीज़ में कुछ बोल नहीं सकता। अगर यूएसए की लड़ाई ईरान के साथ है तो फिर इराक के साथ है, तो अगर यूएसए ने कुछ कह दिया तो यूएन कुछ भी बोल नहीं सकता है। तो यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएस बिल्कुल तरीके से क्या करा, डोमिनेशन में था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, सिक्योरिटी। देखो किसी भी कंट्री या हम वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज की बात करें तो कंट्री के पास बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, तो थ्रेट से बचने के लिए सिक्योरिटी की तो ज़रूरत है ना। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ सिक्योरिटी का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट, कि किसी भी थ्रेट से, किसी भी एक तरीके से खतरे से प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम सिक्योरिटी कहते हैं। थ्रेट कैसा होता है, तो यहाँ अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो एक कंट्री के लिए दो तरीके की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आम भाषा में एक कंट्री के ऊपर दो तरीके के थ्रेट हैं। वो दो तरीके के थ्रेट कौन कौन से हैं, या तो किसी कंट्री के ऊपर बाहर से अटैक होगा, मिलिट्री अटैक करेगी, ठीक है, तो या तो कोई वॉर कर रहा है, टेररिज्म हो रहा है, तो ये क्या हो गए, ये सब ट्रेडिशनल थ्रेट हो गए। या तो क्लाइमेट चेंज, भैया एक कंट्री के ऊपर थ्रेट क्या होगा, या तो किसी ने वॉर कर दिया, मिलिट्री वॉर, ये सब थ्रेट होंगे, और या तो भाई उसके अंदर कोई भुखमरी आ गई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हेल्थ क्राइसिस आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से आपके थ्रेट ही है ना। तो इस थ्रेट के लिए हर कंट्री को सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो यहां हम दो तरीके की सिक्योरिटी की बात करेंगे, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। देखो ट्रेडिशनल थ्रेट क्या है, अगर मिलिट्री या वॉर की वजह से डर है तो वो क्या है, ट्रेडिशनल थ्रेट है। और उसके अलावा जितने भी होंगे, जैसे पॉवर्टी हो गया, जिस भी तरीके से कंट्री को मिलिट्री के अलावा खतरा है, तो वो किस में आता है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में आए। तो अगर मिलिट्री अटैक है तो वो क्या है, प्रोटेक्शन अगर हम मिलिट्री अटैक से कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, और नॉन ट्रेडिशनल मतलब मिलिट्री अटैक के अलावा की सारी चीज आ जाएंगी। तो अगर किसी कंट्री के ऊपर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, जैसे ईरान ने हम पे क्या कर दिया, वॉर कर दिया, तो वॉर हो गया, तो ये ट्रेडिशनल थ्रेट है। तो इसके लिए हमें बचेगा हम कैसे, जब हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अपनाएंगे। जैसे कोरोना वायरस आ गया तो ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है किसी कंट्री के ऊपर, बचेंगे कैसे, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के थ्रू यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है वो भी दो तरीके की होती है। देखो एक कंट्री जो है उसके ऊपर हमने क्या कहा, अगर किसी कंट्री के ऊपर वॉर, मिलिट्री, इन सब का खतरा है तो वो ट्रेडिशनल थ्रेट में आता है, और उसके लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो ट्रेडिशनल थ्रेट, वॉर बाहर से भी हो सकती है, मिलिट्री अटैक बाहर से भी हो सकता है, और मिलिट्री अटैक अंदर भी हो सकता है कि भाई हमारी खुद की आर्मी ने अटैक कर दिया। तो ट्रेडिशनल थ्रेट में सारे मिलिट्री अटैक आ जाएंगे। अगर वो बाहर से हो रहे हैं तो वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएंगे, और अगर अंदर से हो रहे तो वो इंटरनल हो जाएंगे, ठीक है। अंदर कौन करा, भाई सिविल वॉर छिड़ गई, ठीक है, जैसे कि श्रीलंका में LTTE वालों ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, वॉर्स आ जाएंगे आपकी, जितनी भी बाहर इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई ये आ जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल की, अब इसका ये तो थ्रेट हो गए, लेकिन इन थ्रेट से हम बचेंगे कैसे, इन थ्रेट से किस तरीके से बचा जाए। तो देखो कुछ की फीचर देख लेते हैं कि भैया देखो इसमें वॉर हो गया, बाहर की कंट्रीज ने, जब दूसरी कंट्री ने आपके ऊपर क्या कर दिया, वॉर कर दिया, तो वो ट्रेडिशनल, एक्सटर्नल ट्रेडिशनल हो गया। और अगर किसी अंदर से ही अगर अटैक आ रहा है तो वो इंटरनल ट्रेडिशनल हो गया। तो ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल थ्रेट का मतलब है कोई भी मिलिट्री अटैक हो जाए, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे होगी इससे, तो सिक्योरिटी यहाँ पे होगी इस तरीके से, जब हम चार रास्ते अपनाएंगे, डिटरेंस, डिफेंस, तो ये है सिक्योरिटी कि ट्रेडिशनल मिलिट्री अटैक से मैं सिक्योरिटी कैसे लूंगी, डिटरेंस के थ्रू। डिटरेंस के थ्रू मतलब कि एक तरीके से मैं लड़ाई को रोकने का सोचूं, ठीक है, मैं अपने एनिमी को एक तरीके से क्या करूं, उनको डराऊं, अवॉइड करूं वॉर, ये सारी चीजें, कि भाई उनको डराऊं कैसे, कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, तुमने अगर अटैक करने की कोशिश करी तो देखना तुम्हारी भी जान जाएगी पूरे तरीके से, तो उनको डराने की कोशिश की। डिफेंस का मतलब क्या है, या तो देखो, या तो मैं पहले से वो लड़ने मेरे ऊपर आ रहे हैं तो मैंने क्या कर दिया, उनको थोड़ा सा डर दे दिया, और या तो फिर मैं डिफेंस कर लूं, भैया वॉर में कूद ही जाऊं। या अलायंस बिल्डिंग, अलायंस बिल्डिंग का मतलब क्या है कि मैं रशिया के साथ दोस्ती कर लूं, यूएसए के साथ दोस्ती कर लूं, दूसरा मेरे पे अटैक ही नहीं करेगा। या बैलेंस ऑफ पावर, या मैं दूसरी कंट्री के बराबर आके खड़ी हो जाऊं कि भाई तुम जितने बड़े हो तो मैं भी उतनी ही बड़ी हूं, ज्यादा लड़ाई करने की कोशिश मत कर लेना, वरना देख लेना मैं तुमको
छोड़ूंगी नहीं। तो डिफेंस का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इंडिया न्यूक्लियर पावर दिखा रहा है। डिफेंस का मतलब मिसाइल डिफेंस, भैया आप सिक्योरिटी उसी में एयरफोर्स लाद दी क्योंकि आप वॉर में उतर गए। अलायंस बिल्डिंग का मतलब जैसे नेटो बना लिया, बड़े बड़े मतलब कंट्रीज को अपने बना, और बैलेंस ऑफ पावर मतलब जैसे कि यूएस और यूएसए दोनों ही बराबर पावर थी ना, अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि दूसरा आपसे लड़ने में 4 बार सोचे। अब नॉन ट्रेडिशनल का मतलब ऐसी दिक्कतें, ऐसे थ्रेट कंट्री के ऊपर जैसे पॉवर्टी, जैसे हेल्थ, जो मिलिट्री के अलावा होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मतलब कि ग्लोबली सारी की सारी कंट्रीज बैठी और म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि 3 तरीके की सिक्योरिटीज हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो हम डिसआर्मामेंट कर लें, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर ले, या आर्म कंट्रोल कर ले। मतलब कि अब हम हथियारों को बना ही ना, धीरे धीरे हम न्यूक्लियर आर्म जैसे हथियारों को बनाने से रोकें कि भैया नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 3 तरीके का होता है, यूनिलेटरल, बायलेटरल और मल्टीलेटरल। मतलब एक कंट्री अपने आप में ही हथियार बनाना रोक दे, ठीक है। बायलेटरल मतलब 2 कंट्री अग्री हो कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं करेंगे कुछ भी चीज। मल्टीलेटरल बहुत सारी कंट्रीज वेपन्स को त्याग दे। तो देखो आपको इतने डिटेल में नहीं जाना, अभी आपको कितना सा डिटेल में मैंने लेक्चर डाल दिया, आप इसको देख सकते हैं। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, डिसआर्मामेंट का मतलब है कि अब हम हथियारों को नहीं बनाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब है कि अगर तुम वॉर करने के लिए आ रहे हो या कुछ भी चीज हो जाती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलो। सो अब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल की, कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट कितने तरीके के होते हैं। तो मिलिट्री के अलावा जितने भी थ्रेट है, जैसे टेररिज्म, हेल्थ पेंडेमिक फैल गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन राइट का वायलेशन होने लगा, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, माइग्रेशन, रिफ्यूजीज आ गए आपके साथ बहुत ज्यादा रहने के लिए, तो वो भी थ्रेट है आपकी कंट्री के ऊपर। ड्रग ट्रैफिकिंग होने लगी, वो भी थ्रेट है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी ये भी थ्रेट है। ये सारे थ्रेट है कि नहीं है। तो जैसे अगर मैं टेररिज्म की बात करूं, जैसे 9/11 का अटैक हुआ था, तो ये भी थ्रेट है ना एक तरीके से। कोरोना वायरस आ गया, कोविड-19 आ गया, ये हेल्थ पेंडेमिक है। क्लाइमेट चेंज हो गया, ये भी एक तरीके का थ्रेट है भाई। सी लेवल बढ़ गया, फॉरेस्ट फायर लग गई, ह्यूमन वायलेशन, जो रोहिंग्या क्राइसिस, अभी नॉर्थ कोरिया में इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ये भी एक थ्रेट है एक तरीके से, ठीक है। ऑयल शॉर्टेज आ गई, ये क्या है, एनर्जी थ्रेट है आपका। माइग्रेशन, रिफ्यूजीज मतलब कि एक तरीके से सीरिया रिफ्यूजी क्राइसिस हो गई, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग की अगर मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी। तो ये सब भी एक तरीके से थ्रेट हैं, तो इनसे भी बचना जरूरी है। तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से हम डील कैसे करेंगे, इनके लिए ग्लोबल कॉपरेशन लगेगा। मतलब कि सारी कंट्रीज इकट्ठी बैठे और इन इश्यूज को सॉल्व करें। जैसे WHO हेल्थ को सॉल्व करे, UN पीस कीपिंग कर रही है। इन्वायरमेंट अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि भैया आप सारी कंट्रीज आपस में बैठे पोल्यूशन क्लाइमेट पे बात करें, जैसे पेरिस अग्रीमेंट हो गया। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी क्या है कि भैया प्रोटेक्ट करें हम डेटा को, डिजिटल नेटवर्क को, ठीक है, जैसे इंडिया साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया। काउंटर टेररिज्म मेजर क्या है भैया, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एंटी टेरर लॉज बनाए जाएं, ठीक है, UN एंटी टेररिज्म कन्वेंशन हो गया। तो ये सारी चीजों के थ्रू अब क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से वो कर सकते हैं। अब इंडिया किस तरीके से सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी करता है, तो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन के थ्रू अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, हम टेररिज्म को हैंडल करने की बात करते हैं, हम काउंटर टेररिज्म लॉ लेके आ रहे हैं, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए लॉ लेके आ रहे हैं। इकोनॉमिक अगर हम बात करें, इकोनॉमिक, न्यूक्लियर, रीजनल, एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब नॉन ट्रेडिशनल के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इकोनॉमिक के लिए ट्रेड पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सार्क, बीमस्टेक, इनमें हम काम कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको बहुत डिटेल पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं बस आपको पूरा एक समरी दे रही हूँ, तो डिटेल में आप मेरे डिटेल लेक्चर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या भैया, पॉलिटिकल साइंस में इन्वायरमेंट का चैप्टर क्यों दे के रखा हुआ है, इसीलिए दे के रखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट तो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन जब इन्वायरमेंट में जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए जब पूरी दुनिया में क्या होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगे। और लड़ाइयों की भी बात नहीं है, लड़ाइयों के अलावा भी जब सारी के सारी रिसोर्सेज खत्म होने लगे, क्योंकि सारी कंट्री जब ग्रीडी हो जाती हैं तब हमें इन्वायरमेंट की बात पॉलिटिक्स
में करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे कंट्रीज ने डेवलप होना शुरू किया उनके सामने दिक्कतें आई। ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत हमें आज दिख रही है, डिफॉरेस्टेशन हमें दिख रहा है, वाटर स्कार्सिटी हमको दिख रही है, एयर पोल्यूशन हमको दिख रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस दिख रहा है, कितने सारे इन्वायरमेंटल इशू हमें दिख रहे हैं। कॉज क्या है? क्योंकि ग्रीन हाउस एमिशन CO2 मीथेन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भैया एसीज का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया जिसकी वजह से राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। भैया ग्लेशियर कितने इंपैक्ट पड़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन से क्योंकि कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्कैर्सिटी का मतलब हम ओवर यूज करें पानी का, तो कितने इन्वायरमेंटल इशू आज आपको देखने को मिलेंगे। ड्रॉट, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। एयर पोल्यूशन की बात करें क्योंकि इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है, ठीक है, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम लोगों का खराब हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो भैया एक तरीके से लोग का हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट इशू हम देख रहे हैं। पर ये इन्वायरमेंट इशू हुए कैसे? ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन का छेद भी यहाँ पे ले लो कि भैया ओजोन में छेद हो गया यहाँ पे। ये सारी चीज़ हुई कैसे? तो ये सारी चीज़ हुई क्योंकि लोग ग्रीड में अंधे हो गए। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर रियलाइज हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या रियलाइज हुआ? सबको रियलाइज हुआ कि यार इन्वायरमेंट भी चीज़ है, अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो कैसे हम क्या क्या कर लेंगे। तो इन्वायरमेंट तो मेन मुद्दा है। इन्वायरमेंट के बिना तो कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी रह नहीं सकता है। तो क्या किया गया? सबसे पहले 1960 में इन्वायरमेंट के लिए मुद्दा छिड़ा। बिल्कुल हम पढ़ेंगे कि 1960 में क्लब ऑफ रोम, जो ग्लोबल थिंक टैंक है, क्लब ऑफ रोम। ग्लोबल थिंक टैंक का मतलब क्या है? ग्लोबल थिंक टैंक का मतलब है यहाँ पर कि एक तरीके से जो सोशल इश्यूज पे सोचने वाले ग्रुप। तो इन्होंने 1960s में एक बुक लिखी, लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, उसको लिमिट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। उसी के बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ? UNEP बना, यूनाइटेड नेशन ने इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे स्टॉकहोल्म में क्या किया गया? कॉन्फ्रेंस की गई। पहला फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ कि भाई लोगों को फिर रियलाइज हुआ, कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि इन्वायरमेंट पे काम करना ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंट पे जितने भी अग्रीमेंट हुए हैं, तो पहला क्लब ऑफ रोम आया, फिर लिमिट टू ग्रोथ किताब आई, उसके बाद UNEP बना। UNEP के बाद पहली मेजर बड़ी अर्थ रियो दे जेनेरो ब्राजील में अर्थ समिट होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर क्या करते हैं? 100+ कंट्रीज इसको अटेंड करती है, NGOs अटेंड करते हैं। और यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। यहाँ 21 एजेंडों की बात होती है कि बायोडाइवर्सिटी से लेके क्लाइमेट चेंज से लेके ऐसे 21 एजेंडों पे बात होती है कि भैया इन्वायरमेंट को बचाना आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट को नहीं बचाया गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को क्या है? बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रियो समिट हुई, लेकिन जब रियो समिट हुई ना यहाँ पे, तो देखो पूरा का पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक साइड है आपकी डेवलप्ड कंट्री, एक साइड है आपकी डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री को हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं और डेवलप्ड कंट्री को हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। डेवलपिंग कंट्री को, सॉरी बाय मिस्टेक, डेवलप्ड कंट्री को हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं और डेवलपिंग कंट्री को हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया आपका वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड है। US हो गया, कनाडा हो गया, ये सब ग्लोबल नॉर्थ है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब ग्लोबल साउथ है। तो यहाँ पर क्या हो? रियो समिट हुई, तो जहाँ पर सारी जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्री थी, ग्लोबल नॉर्थ थी, इन्होंने क्या बात कही? यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रीज पे रोकथाम लगानी चाहिए उनके एमिशन पे। तो जो ग्लोबल साउथ है वो यहाँ पे लड़ पड़े। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों ने तो इंडस्ट्रीज बना ली है, तो तुम करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तुमने ओजोन में छेद किया, तुमने एनवायरमेंट को इस स्थिति पे लेके आए, हम तो अभी शुरू ही हुए हैं करना, तो हम तो यहाँ पे नहीं करेंगे। तब यहाँ पे होता है क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पर क्या आता है? एक तरीके से एक टर्म आता है। पहले एक टर्म हम और देखते हैं, ग्लोबल कॉमन। देखो ग्लोबल कॉमन का मतलब क्या है? ग्लोबल कॉमन का मतलब वो रिसोर्सेज है जो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए कॉमन है। जैसे मैं इंडिया में पार्क की बात कर लूँ, मॉल की बात कर लूँ, ये कॉमन रिसोर्सेज है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल कॉमन जैसे अंटार्कटिका, जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर, जैसे कि आपका वाटर, ये सब क्या है? ये सब ऐसी रिसोर्सेज है सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लोबल कॉमन में क्या हुआ? एक प्रिंसिपल आता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के दौरान
ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रिसोर्सेज सबके लिए कॉमन होंगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिफरेंट होगी। मतलब नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ डेवलप कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, इसमें एक बाइंड कर दिया गया सबको कि ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा। फिर एक पेरिस एग्रीमेंट होता है जहाँ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात की गई। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, मेजर बात 1972 में की गई, फिर 1992 में, फिर 1997, फिर 2050 में पेरिस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे की गई, जैसे इंडिया में आपका अफॉरेस्टेशन के लिए चिपकू मूवमेंट हुआ, वाटर के लिए इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जल शक्ति अभियान इंडिया में जारी हुआ। ठीक है, आपका फॉसिल फ्यूल्स के रिन्यूएबल एनर्जीज को रोकने के लिए सोलर एनर्जी का निर्माण, और वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क वाइल्ड सेंचुरी बनाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिमेंट, ऐसे इंडिया में प्रोजेक्ट चले। तो इंडिया की अगर मैं की इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ की बात करूँ तो इंडिया में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। ठीक है, इसके अलावा जिससे कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन को, इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में लेके आए, फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर आया, नेशनल पार्क को बचाने के लिए। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर एक्ट आया आपका इंडस्ट्रीज़ को के लिए, एयर एक्ट आया यहाँ पे इमिशंस को रोकने के लिए। तो इंडिया में कई सारी ये लॉज और रूल्स रेगुलेशन यहाँ बनाए गए। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम में जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम, ये तो लॉ हो गए, पॉलिसीज हो गई, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, नमामि गंगे, मतलब गंगा को क्लीन करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, मतलब बायोडाइवर्सिटी इंडेंजर जितनी भी स्पीसीज हैं उनको क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्टेडनेस, कि पहले क्या थी, कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, आज वन क्लिक पे आप दूसरी कंट्री का सामान अपनी कंट्री में मंगा सकते हो। दैट इज कि आप इंटरकनेक्टेड हो, किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, कल्चर के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू, हर चीज के थ्रू आप कनेक्टेड हो। और मतलब आपको गुची, अरमानी सब इंडिया में मिल जाएगा, इंडिया के ब्रांड आपको यूएसए में मिल जाएगा, इंडिया का खाना आपको यूएसए में मिल जाएगा, मतलब कोई भी चीज यूनिक रही नहीं है। दैट इज ग्लोबलाइजेशन, जब आप कनेक्टेड हो जाते हो दूसरी कंट्री से। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के क्या फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में कनेक्शन ये बढ़ता चला जा रहा है, पैदल टेक्नोलॉजी, वही इंस्टाग्राम की वजह से आप किसी से भी चैटिंग कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप कहीं से भी दुबई से आईफोन मंगा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी, फास्टर कम्युनिकेशन किया, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, जिससे सोशल मीडिया, ग्लोबल ई कॉमर्स साइट ये सब बनी। ट्रेड लिबरलाइजेशन, धीरे धीरे कंट्रीज ने अपना क्या कहते, देखो पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर के समय मेरे को जर्मनी से फ्रांस जाना है, इंडिया से दूसरी कंट्री में जाना है, तो बहुत सारे टैक्सेस दे के जाने पड़ेंगे, तो लोग क्या करते थे, ट्रेड करते ही नहीं थे। लेकिन जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, ट्रेड टैक्सेस कम हुए, क्योंकि अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है, FTA लोग साइन करते हैं WTO की वजह से। क्यों? क्योंकि भैया ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स बढ़े, बिजनेस बढ़े, तो इसकी वजह से भी। और ग्लोबलाइजेशन के पीछे फैक्टर क्या है, FDI, कि धीरे धीरे कंट्रीज जो दूसरी कंपनीज में, दूसरी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे गूगल इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से कनेक्शन बढ़ा रहा है ना, कनेक्टेड है, मल्टी कॉर्पोरेशन के भाई धीरे धीरे MNCs, कोका कोला, मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां इंडिया में आ चुकी हैं। ठीक, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है कि भैया आज अगर मैं बात करूं तो मैं म्यूजिक, डांस, K-pop, बॉलीवुड फॉरेन में फेमस हो रहा है, तो इससे भी मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट देखूं तो पहले मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखूंगी, तो ये दोनों साइड। अगर मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया पे अच्छा भी इम्पैक्ट लेके आए और बुरा भी। जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई नई कंपनीज आई हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी, फॉरेन गुड सर्विसेज भी हमको मिल रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रीज हमारी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज में, इसीलिए डेवलप कंट्री फैक्ट्री बचाई जिसके वर्कर से ज़्यादा काम करवा सके। स्मॉल बिजनेस बेचारे इम्पैक्ट हो रहे हैं कि भाई कोई कल्लू का समोसा क्यों खाएगा अगर उसको मैकडोनल्ड्स का समोसा मिल रहा है तो। ठीक है, एक वेल्थ गैप, रिच रिचर होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है, और फॉरेन कंपनीज पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट की यहाँ पे बात करूँ तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसा है कि भैया धीरे धीरे जो नेशन है, गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल कम हो गया है इकोनॉमी के ऊपर, कि भैया अब चाहे आपका डॉलर हो, रुपया हो, हर चीज़ आपका फॉरेन से चलता है, मतलब मार्केट से चलता है, मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, पेट्रोल के दाम
जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आपके रुपये के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये सब क्या है कि गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कम होता जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO, IMF, UN, इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। EU, आशियन, सार्क, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और एक तरीके से आपका पॉलिटिकली क्या है, NGOs वगैरह ये सब भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हम ट्रेडिशन, कि आज हम क्रिसमस मना रहे हैं भैया, वो लोग दिवाली होली मनाते हैं, फेस्टिवल चेंज कर रहे हैं, एजुकेशन स्प्रेड हो रही है, ग्लोबल अवेयरनेस आ रही है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कल्चर ह्यूमनाइजेशन, मतलब वेस्टर्न डोमिनेशन बढ़ता चला जाए। ह्यूमनाइजेशन का मतलब क्या है, हम एक जैसे होते चले जा रहे हैं। आज मैं जीन्स टॉप पहन के बैठी हुई हूँ, तो ये क्या है, वेस्टर्न कल्चर है ना, तो वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेंस बढ़ता चला है, हम वेस्टर्नाइज होते चले जाए, उनके कल्चर में ढल रहे हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेज को भूलते चले जा रहे हैं। कंज्यूमिज्म, मटेरियलिज्म का जमाना है कि भाई अब हमें आईफोन चाहिए, 16 आए तो 16 ही चाहिए, 17 आए तो 17 ही चाहिए, जो भी मार्केट में जितनी भी मार्केटिंग होगी किसी चीज़ की, उतना हमें वो चीज़ क्या है, चाहिए। तो ये सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि 1991 में हमने इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। हमारी इकोनॉमी भी, जैसे चाइना ने अपने आप को ओपन डोर किया, जिससे USSR डूब गया सोशलिज्म की वजह से, हम भी 1990 तक बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। तो 1991 में हमें भी थोड़ा अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म करनी पड़ी, जैसे हमने लिबरलाइजेशन किया, हमने थोड़े से क्या कर दिया, प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन हमने किया, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी। IT सर्विस में इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनी आई, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया का भी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट चलते हैं, MNCs वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, इन्वायरमेंट पूरा ख़राब होता चला जा रहा है, कल्चर और ट्रेडिशन का हमारा लॉस होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर लेके आई हैं। इसलिए ग्लोबलाइजेशन अच्छा भी है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के रेजिस्टेंस भी, लोग बहुत इसको रोकते भी हैं होने से। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत ईजी वे में बहुत जल्दी आपको ये समझाने की कोशिश की है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में और डीपली एक एक चीज़ को समझना है तो आप मेरी लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।